नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे साथ हमारे चार मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी आ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आज बहुत सारी खबरें और बिहार से बहुत सी खबरें हैं। अब जैसे जैसे बिहार चुनाव की ओर बढ़ रहा है और चंद दिनों में चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा, अब सियासी सरगर्मियां आप समझिए कि अपने चरम पर पहुंचती जा रही हैं। और आज खबर बिहार से है कि तेजस्वी यादव ने अपनी बिहार अधिकार यात्रा शुरू कर दी है। एक बस बनाई उन्होंने यात्रा के लिए और उससे अब वो बिहार के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में जाएंगे। और खास बात यह है कि ये यात्रा उनकी अपनी है, इसमें कांग्रेस वाले शामिल नहीं हैं। जबकि राहुल गांधी ने जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी उसमें साथ साथ चल रहे थे तेजस्वी यादव। तो यह अंतर है दोनों यात्राओं का। तो पूछा जा रहा है कि भाई तेजस्वी जी इस यात्रा में राहुल जी क्यों नहीं है आपके साथ, या कांग्रेस का और कोई नेता इसमें आपके साथ क्यों नहीं है। इसका जवाब दिया है तेजस्वी यादव ने, वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने कल सीमांचल में जाकर जिस तरीके से घुसपैठियों के खिलाफ बात की और एक मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया के अंदर जाकर के ये बात विशेष तौर पर उनका कहना, इसको लेकर बहुत सारे रिएक्शंस ऑपोजिशन के आ रहे हैं, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। लेकिन पहले तेजस्वी यादव की यात्रा से ही शुरुआत कर लेते हैं। हाँ, एक तस्वीर और, उसकी बात चर्चा हम करेंगे। प्रधानमंत्री के मंच पर कांग्रेस के नेता और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की मौजूदगी, उसने बहुत सारी कयासों को आगाज कर दिया। और उसके बाद हालात ये हो गए रात तक, उन कान में कुछ बोला भी मोदी जी ने पप्पू यादव के, तो चर्चाएं चलने लगी कि पप्पू यादव भी क्या पाला बदलने वाले हैं। तो पप्पू यादव को मजबूर होकर इस पर रात में सफाई देनी पड़ी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन तेजस्वी यादव की यात्रा से शुरुआत करते हैं। 20 सितंबर को वैशाली में जाकर के इसका समापन होगा। जहानाबाद से यात्रा शुरू हुई है। तेजस्वी यादव की 5 दिन चलने वाली इस बिहार अधिकार यात्रा में 10 जिलों से होकर उनके जाने का प्लान है। तेजस्वी की यात्रा जिन 10 जिलों से गुजरेगी, उन जिलों में जहानाबाद के साथ नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली। इससे पहले 17 अगस्त से 1 सितंबर तक तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा की थी और ये 20 जिलों में गई थी। तेजस्वी की यात्रा जिन 10 जिलों से गुजरने वाली है, वहां किसका कितना दबदबा है ये भी आपको बता देते हैं। जैसे जहानाबाद में कुल 3 सीटें हैं। पिछले इलेक्शन में इन तीनों सीटों पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। नालंदा में 7 सीट हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए को 6 मिली थी, महागठबंधन को 1। पटना की 14 सीटों में एनडीए को 5 मिली, महागठबंधन को 9। बेगूसराय की 7 सीटों में एनडीए को 3, महागठबंधन को 4। खगड़िया की 4 सीटों में से एनडीए और महागठबंधन को 2-2 सीटें मिली थी। और मधेपुरा की बात करें तो 4 सीटें हैं यहां पर, और यहां भी 2-2 सीटें महागठबंधन और एनडीए के खाते में गईं। सहरसा में भी 4 सीटें, 3 एनडीए और 1 महागठबंधन को मिली। और सुपौल की 5 सीटों पर एनडीए ने कब्जा किया था। समस्तीपुर की 10 में से 5 एनडीए और 5 महागठबंधन को मिली थी। वैशाली में 8 सीटें हैं, यहां भी 50-50 का स्कोर रहा था। तो इस लिहाज से अगर आप देखिए तो इन जिलों में ऐसा नहीं आप कह सकते कि केवल वो अपने मजबूत इलाकों में जा रहे हैं जहां स्ट्रांग होल्ड है, सभी तरीके के जिले हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाल चुके तेजस्वी यादव अब इस अभियान पर अकेले क्यों निकले हैं, यह सवाल है। तो पहले आपको मैं दिखाता हूं तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा शुरुआत करते हुए क्या कहा, फिर साथ ही सुन लीजिएगा कि कांग्रेस क्यों नहीं है इस यात्रा में उनके साथ, इस पर उनका क्या जवाब है। जब तेजस्वी आएगा, जब हमारी सरकार होगी, तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम देंगे, अपराध मुक्त सरकार देंगे। जब तक अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार नहीं बनेगा, तब तक जो है निवेश नहीं आ सकता। और आप सब लोग जानते हैं कि तेजस्वी जो है अनुशासन को मानने वाला है, चाहे अपने पार्टी की बात हो या बिहार में बात हो। अगर कोई जाति धर्म के अगर कोई अराजकता पैदा करेंगे या गुंडागर्दी करेंगे, उनको छोड़िए। कौन क्या सवाल उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, इस पे हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं, हम लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं और जनता बदलाव चाहती है। और हम और राहुल गांधी जी हों या हमारे और घटक दल हों, हम सब लोग सेम पेज पे हैं और बिहार में बदलाव चाहते हैं। जो जनता चाहती है वो चाहते हैं। तो किसी के कहने और कयास लगाने से कोई फर्क हम लोगों को नहीं पड़ने वाला। देखिए, लेकिन ये सवाल असहज करने वाला तो है आरजेडी और तेजस्वी यादव को। एक तो पहले कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर उनको उम्मीदवार घोषित करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ये राहुल गांधी को भविष्य के प्रधानमंत्री बता चुके हैं।
और अब इस यात्रा में भी वो अकेले ही हैं। अब देखिए इस पर बीजेपी क्या कह रही है। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, बिहार के तेज तर्रार लीडर हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी को पूरे परिवार के साथ यात्रा करनी चाहिए ताकि बिहार भी देखे कि उनके परिवार का कितना विकास हुआ है। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं, जो कहते थे गरीब को कि सड़क क्या करोगे, बिजली क्या करोगे, ललटेन में रहो। उनको बिजली तो घर में दिखाई दे रहा है। सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास करवा रहा है। तो राहुल गांधी के साथ यात्रा अभी 15 दिन पहले खत्म हुई और अब उनको अपनी यात्रा निकालनी पड़ी है। पहले इसकी बात कर लें, क्या उनको लगा, दबाव हुआ कि कुछ नहीं भी हमको असर्ट अब अपने पार्टी के तौर पर करना चाहिए? त्रिपाठी जी। नहीं, इसमें बिहार अधिकार यात्रा लिखा हुआ, मुझे लगता है लिख ही देना चाहिए था कि तेजस्वी छवि निर्माण यात्रा, क्योंकि राहुल गांधी वाले में हो नहीं पाई। और देखिए अब ये बहुत साफ साफ दिख रहा है कि जो हम लोग लंबे समय से कह रहे थे क्या कुछ नाराजगी है, क्या ये नाराजगी नहीं है। ये सीधे सीधे तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि हमारे ही कांधे पर यहाँ तुम ताकत में हो। और हम लोग डिबेट में रहते थे तो एक उसके राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता डिबेट से पहले जो ब्रेक वाला होता है तो उसमें उन्होंने कहा कि त्रिपाठी जी ये समझिए कि झंडा और अपना आदमी लेके न भेजते तो राहुल जी को कार्यकर्ता न मिलते। और उसके बाद भी इनके मुंह से निकला नहीं कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार, मुख्यमंत्री के लिए आरजेडी के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रवक्ता ने। अच्छा, अब चूंकि नाम लेना तो ठीक नहीं है क्योंकि ये एकदम ब्रेक के बीच वाली बात थी, वो तो हम विनोद जी वाली भी नहीं बताते हैं तो नहीं, कहाँ बताते हैं सर, वो तो ठीक नहीं है ना। तो लेकिन कुल मिलाकर ये मसला गंभीर है। अगर चुनाव के ठीक पहले, अब मोटा मोटा मान लें सितंबर आखिर या अब तो चूंकि 7 अक्टूबर की डेट लगी है तो हम ये मानते हैं कि अक्टूबर के प्रथम द्वितीय सप्ताह में हो सकता है कि नोटिफिकेशन वहां तक टले। लेकिन ऐसे समय में अकेले तेजस्वी यादव यात्रा पे निकल रहे हैं, ऐसे समय में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लोग रस्साकशी करेंगे, खींचातानी होगी। क्या कांग्रेस के लोग तो मंच लगाकर इनका स्वागत नहीं करने वाले हैं रास्ते में? और वोट अधिकार यात्रा बिहार अधिकार यात्रा में क्यों बदली? इसका मतलब जो वोट चोरी वाला एजेंडा था वो तेजस्वी को समझ में आ रहा है कि काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब बिहार के लोग उस बात को लेकर, जिसको कहते हैं ना कि हमको एक थोड़ा करंट मिलता है, तो करंट नहीं मिला है। तो ये दोनों बातें हैं, एक तो दोनों के बीच का जो आंतरिक संघर्ष है वो सामने दिख रहा है, और दूसरा जो मूल मुद्दा था कि वोट चोरी होता है, वोट गड़बड़ हो गया, वो नहीं है, कुछ और। जैसे राहुल गांधी से आप मणिपुर पूछ लीजिए तो वो वोट चोर कहते हैं, अगर आप उनसे चाइना पूछ लीजिए तो वोट चोर कहते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं है, इनको बिहार में अपने मुद्दे बनाने हैं। देखिए इन्होंने समझ तभी लिया था, एक बार बाकायदा यात्रा के बीच में राहुल जी ने कहा कि वोट चोरी, तो उन्होंने कहा नहीं हो गया, ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूं, हो गया, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। तो तेजस्वी को पता है कि मुद्दे क्या है, राहुल भटकाने गए थे। तो ये आपने कहा तेजस्वी छवि निर्माण यात्रा है और बिहार के चुनाव को बिहार के मुद्दों पर लाने की उनको जरूरत महसूस हो रही है। सर देखिए, अब चुनाव का दौर जैसे से नजदीक आएगा इस तरह के तमाम जनसंपर्क अभियान शुरू होंगे। वोट अधिकार यात्रा जो थी वो एक तात्कालिक मुद्दे पर थी, एसआईआर का मुद्दा उसमें गर्म था, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। एक अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने के लिए, उनको एनर्जाइज करने के लिए और उनको सड़क पर लाने का एक उपक्रम था जो वोट अधिकार यात्रा के जरिए कांग्रेस और आरजेडी ने हासिल कर लिया। ये उसका फॉलोअप है। फॉलोअप ये है कि आरजेडी चूंकि मेजर पार्टी है ना, वहाँ पर आरजेडी की ताकत से ही कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। तो अब तेजस्वी को अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट भी करना है जनता के सामने, तो इसलिए तेजस्वी इस यात्रा को आरजेडी की यात्रा बना करके पेश कर रहे हैं। ये एक फॉलोअप यात्रा है। इसमें कांग्रेस का ना होना कोई अजूबा बात मुझे अब जो इसलिए नहीं लगता, कांग्रेस की ताकत भी नहीं है ना। कांग्रेस तो अब लगी हुई है सीटों के एडजस्टमेंट में, अपने फीडबैक लेने में। अभी आज ही कोई खबर पड़ रहा था कि उन्होंने 60-62 सीटें 95 की हैं, जो 27 सीटें उनकी नंबर 1 की हैं, प्रायोरिटी की हैं, उसके बाद नंबर 2 की सीटें और कुछ कमजोर सीटें हैं जो कहते हैं ठीक है कुछ कमजोर हम ले लेंगे, कुछ वो इस एक्सरसाइज में लगी हुई है। और अभी चूंकि राहुल गांधी की यात्रा के बाद कार्यकर्ताओं को फिर से इसमें झोंक देना, वो कांग्रेस की उतनी स्ट्रेंथ नहीं है बिहार में भाई। तो अब तेजस्वी ऐसा कह सकते हैं कि
राहुल गांधी को तेजस्वी की जरूरत थी अपनी यात्रा के लिए, तेजस्वी को कांग्रेस की जरूरत नहीं है। हाँ, कह सकते हैं बिहार की जो स्थिति है उसमें तेजस्वी की जरूरत राहुल गांधी को थी, इसमें कोई शक है क्या? बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी है, मेजर पार्टनर है, कांग्रेस का जूनियर पार्टनर है, तो इसलिए यात्रा में। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कांग्रेस के स्थानीय नेता अपने स्तर पर शामिल हो, पार्टी स्तर पर भले उसमें ज्वाइन नहीं कर रहे हो, लेकिन अपने स्तर पर शामिल हो सकते हैं, कोई रोक भी नहीं है कि कोई कांग्रेस नेता शामिल हो जाए। आपने एसआईआर की बात की थी तो मैं इश्यूज, क्योंकि राहुल गांधी के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा वही था, इनफैक्ट तेजस्वी यादव के लिए भी इन्होंने तो एक वक्त कहा था हम बॉयकॉट कर देंगे। अब बिहार में एसआईआर का फाइनल डेटा 30 सितंबर को आ जाएगा, फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर 7 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। एक और मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो यह साफ कर दिया कि बिहार पर जो फैसला आएगा एसआईआर को लेकर वो देश भर में एसआईआर पर लागू होगा। एसआईआर के मुद्दे ने बंगाल से लेकर बिहार तक घुसपैठियों के मुद्दे को खूब हवा दी है और यही वजह है कि बिहार चुनाव में खास तौर पर सीमांचल में यह मुद्दा बहुत गर्म है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्णिया में थे, वहां उन्होंने भारत में अवैध तरीके से घुस आने वालों को साफ साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बात कान खोलकर सुन लो, जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर जाना ही होगा। फिर उन्होंने इसके लिए कांग्रेस और आरजेडी का नाम लेकर उनको जिम्मेदार बताया, ये तो इनके लिए बचाव में बयान भी देते हैं। उन्होंने कहा यह हमारी प्राथमिकता है और मोदी की गारंटी है कि ये लोग बाहर जाएंगे। उन्होंने कहा आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का बहुत बड़ा संकट है, लोग अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं और कांग्रेस और राजद के लोग घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं, बेशर्मी के साथ घुसपैठियों को बचाने के लिए नारे लगाते हैं, यात्रा कर रहे हैं और लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगा देना चाहते हैं। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। तो ये प्रधानमंत्री ने कल कहा पूर्णिया में। आज चूंकि तेजस्वी यादव यात्रा शुरू कर रहे थे तो ये सवाल उनसे हुआ कि मोदी जी ये बोल करके गए हैं, तो उन्होंने कहा 11 साल से क्या कर रहे थे मोदी जी, और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं 20 साल से, अगर इतने घुसपैठिए आ चुके हैं बिहार के अंदर तो। कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया, जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं, अभी झारखंड में चुनाव था तो वहां घुसपैठिया था, अब घुसपैठिया नहीं है, अब वहां जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं। तो ये घुसपैठिया को केवल जो है मुद्दों से भटकाना है। समीर जी बताइए, वो कह रहे हैं झारखंड जहां जहां चुनाव होता है वहां घुसपैठिया मुद्दा बनाते हैं केवल प्रधानमंत्री। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी का तो बहुत स्पष्ट कहना है कि भाई पूरे देश से घुसपैठियों को बाहर करना होगा। सिर्फ झारखंड के चुनाव के समय इसका जिक्र कर देना कि भाई झारखंड के चुनाव के समय आपने जिक्र किया, बिहार में तो चुनाव कर रहे हैं, कई ऐसे राज्य जहां भी चुनाव, लेकिन सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पूरे देश में होंगे। अमित शाह जी का बयान आ गया है कि पूरे देश से घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। तो मुझे लग रहा है एक बड़ा मुद्दा है और जिस तरीके से पूरे दुनिया में इस घुसपैठियों को लेकर जिस तरीके से चिंता दूसरे यूरोप के देशों में भी हो रही है, भारत में एक बड़ी समस्या, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा मुद्दा है और देश की जनता भी इस बात को समझ रही है। देखिए, तेजस्वी यादव इशू बनेगा ये, आपको लगता है चुनाव निश्चित रूप से बनेगा। कितना बड़ा इशू बनता है, प्रधानमंत्री मोदी इसका जिक्र कर रहे हैं लगातार और जिस तरीके से विपक्ष बचाने की कोशिश कर रहा है, तो एक बड़ा मुद्दा होगा। अब इस मुद्दे को कितना वोट में कन्वर्ट होता है, जनता से कितना समर्थन मिलता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुद्दा तो एक है, तमाम मुद्दों में से एक बड़ा मुद्दा है और ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। सिर्फ ऐसा नहीं किसी के रोजगार से जुड़ा है, ये देश के सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ है और जो डेमोग्राफी चेंज का प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं उससे जुड़ा हुआ है। एक खबर से जुड़ी हुई मैं आपको बता दूं, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो लास्ट हियरिंग हुई है एसआईआर को लेकर, उसमें उन्होंने ये कहा कि आप आधार को उन 11 दस्तावेजों के साथ 12वां दस्तावेज मान ले चुनाव आयोग और उसको स्वीकार करें, लेकिन साथ साथ ये कह दिया कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है और एक नागरिक ही वोट दे सकता है। तो ये आखिर में तो इसका फैसला चुनाव आयोग ही करेगा। आधार भले ही उसको लेना पड़ेगा, लेकिन ये तय वही करेगा कि ये जेन्युइन आधार है या जेन्युइन वोटर है हमारा, ये नहीं है। अब इसको लेकर अश्वनी उपाध्याय जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया है।
7 अक्टूबर को अब सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सुनवाई करेगा कि क्या आधार को मान्य दस्तावेज मानने से लाखों फर्जी वोट पड़ सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आधार को बोल दिया था चुनाव आयोग को कि भाई आधार को आपको एक मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना होगा, तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब इससे हटने नहीं वाला है। जब 11 डॉक्यूमेंट्स आप मान्य कर रहे हो और आधार जब हर जगह इस्तेमाल होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हालांकि ये सही है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आधार पर निर्णय दिया है, आधार को सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यू करने वाला है। मुझे लगता है उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की रोक नहीं लगाएगा। देश भर में आधार मान्य। उन्होंने ये भी कहा, अभी जैसे ड्राफ्ट लिस्ट आने वाली है, तो उन्होंने कहा है कि अगर हमें किसी भी स्टेज पर गड़बड़ी लगी तो हम पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। इसको अपोजिशन काफी उठा रहा है। ठीक है, अब तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये 30 तारीख के बाद जब फैसला आएगा, 8 अक्टूबर को होगा, वो उस पर देखा जाएगा। और उसमें बात क्या हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, आधार का मुद्दा नहीं है। क्या जो 11 प्रमाण पत्र आप मांग रहे हैं, क्या उनकी जेन्युइन होने पर आप गारंटी दे सकते हैं? क्या वो फर्जी नहीं बनते? और क्या वो सब नागरिकता के आधार माने जा सकते हैं? ये सवाल है, इस पर बहस होनी चाहिए। आधार पर भी हो, मतलब फर्जी कुछ भी बन सकता है। जब आधार बन सकता है तो राशन कार्ड भी बन सकता है, बिजली का बिल भी बन सकता है। 30 तारीख को जब ड्राफ्ट लिस्ट, फाइनल लिस्ट आएगी, वोटर लिस्ट, दोनों अलग अलग चीजें है ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या ये मुद्दा एक बार फिर जिंदा होगा, जो अभी लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ठंडा हो गया? सुप्रीम कोर्ट का फिर जब आदेश आएगा 8 अक्टूबर को या 7 अक्टूबर को, जब भी वो सुनवाई करेगा, तब ये जिंदा फिर से हो जाएगा। और 30 को तो होगा ही कि भाई एक बार जब वो लिस्ट लेकर आएंगे और बताएंगे इतने लोगों को निकाला है या नहीं किया है, तो वो सारा मुद्दा उस पर आएगा। और यदि वो इलेक्शन कमीशन बताता है, वैसे इलेक्शन कमीशन तो नहीं बता सकता है कि ये घुसपैठिए हैं कि नहीं है, वो तो ये कहेगा कि भाई ये जेन्युइन थे, जेन्युइन नहीं थे, मेरे ख्याल से। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन कैसे बताए? ये थोड़ी बता सकता है कि नागरिक इतने हमने नागरिक नहीं पाए भारत नहीं पाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो कहेगा कि ये फर्जी है या फर्जी नहीं है, उनका केवल इतना है। तो मुद्दा अभी बनने ही वाला है। लेकिन अच्छा हुआ कि देखिए, दुनिया भर में घुसपैठियों को लेकर बहस हो रही है। फ्रांस में भी हुई, नेपाल में भी इस तरह की बात हो रही है, अमेरिका में लगातार बात हो रही है। अमेरिका ने तो अभी फिर भेजे, 30,000 लोगों को भेजा है। लेकिन हिंदुस्तान में अच्छा हुआ कि अभी एक तो झारखंड में खत्म हो गए घुसपैठिए और दिल्ली में खत्म हो गए। अब केवल बिहार और बंगाल और असम 3 में बचे हैं। तो ये अगले साल सारा 26 के बाद वहां भी 26 के बाद सारा खत्म हो जाएगा इशू। तो एक तो ये फाइनल अच्छा रहेगा कि देश भर में बारीक चोट मारते हैं आप। तमिलनाडु का भी तो चुनाव है, घुसपैठिए खत्म हो जाएंगे। मुद्दा वो है कि घुसपैठियों पर हम लोग बार बार ये बात करते हैं कि एक सरकार को सबके साथ मिलकर एक बड़ी नीति बनानी चाहिए कि इस पर कैसे काम किया जाए। एक एग्जीक्यूशन प्लान पर की जरूरत है। एग्जीक्यूशन प्लान होना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं। और जिसके लिए हम लोग बार बार कह रहे हैं, हालांकि लोग मेरे को काफ़ी उस पर गाली गलौज भी करते हैं कि एनआरसी को क्यों नहीं सरकार हिम्मत करती कि एनआरसी लेकर आ जाए, एक फर्स्ट फेज का ये काम करे, उसके बाद सेकंड फेज। आप तो लगातार समर्थन कर रहे हैं ना? समर्थन कर रहा हूँ मैं, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं घुसपैठियों के खिलाफ हूँ। लेकिन आप एक पहचान करके कर लीजिए। अब वैसे ये बच ही गया, केवल 3 ही राज्य बचे हैं, तो खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से बड़ा इशू। ये तस्वीर आई गई सर स्क्रीन पर, इसकी बात कर लेते हैं। कल मोदी जी के मंच पर पप्पू यादव थे। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं, तो इस लिहाज से उनका उस मंच पर होना ठीक ही था, सरकारी कार्यक्रम। हाँ, और लेकिन अब क्या, अब एनडीए, बीजेपी, जेडीयू ये क्या तस्वीरें घुमा रहे हैं। वो जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मंच पर, वो ट्रक बना जैसा मंच उन्होंने जो बनाया था, उस पर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया था। बाद में पता लगा कि सिक्योरिटी की वजह से नहीं किया। ये कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नहीं, तेजस्वी यादव बड़े अनकंफर्टेबल होते पप्पू यादव अगर उनके मंच पर आ। सब जानते हैं तेजस्वी पप्पू यादव और लालू फैमिली के बीच जो अदावत थी, कम से कम, अब है कि नहीं कह नहीं सकते, लेकिन एक वक्त तो था कि पप्पू यादव लालू यादव से टिकट मांगने गए थे, उन्होंने मना कर दिया, तो इन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा, तो लालू यादव ने कांग्रेस को भी दबाव देकर के टिकट नहीं देने दिया पप्पू यादव को, तो ये निर्दलीय लड़ गए और जीत गए। है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन जीते निर्दलीय थे। अब प्रधानमंत्री से जिस तरीके से कंफर्टेबल सी बातचीत उनकी होती हुई दिखाई दे रही है, उनकी कुर्सी थोड़ी आगे लगी होगी, वो चल के आते हैं प्रधानमंत्री से, कुछ हंसी मजाक करते हैं, प्रधानमंत्री भी उनके कान में कुछ कहते हैं, फिर ठहाका लगाते हैं, तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या बात हुई पप्पू यादव और नरेंद्र मोदी के बीच में। अब ये बात जो है बढ़ते बढ़ते इतनी चली गई कि लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि पप्पू यादव पाला बदल लेंगे। तो फिर रात को उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन जरा बात सुनिए आप पप्पू यादव की। जो संकल्प था मेरा एयरपोर्ट का, जनता का, दुनिया से रेलवे को जोड़ने का, मेडिकल का, 6 महीने का वादा मैंने पूरा किया। एक संकल्प थी, मैंने कहा विकास में आपका सहयोग यदि रहेगा तो हम विकास के लिए आपको धन्यवाद देंगे।
सीमांचल की जनता, कोसी की जनता की जीत है। आप आए, आपका अभिवादन कर रहे हैं, बहुत मुबारकबाद कर रहे हैं। अब देखिए, वो सांसद हैं, वो कह रहे हैं मैं एयरपोर्ट मांग रहा था, मैं मखाना किसानों के लिए बोर्ड मांग रहा था, तो ये काम मोदी जी ने पूरे कर दिए, तो वो उनका अभिवादन कर रहे हैं। तो इस तारीफ को भी लोगों ने कहा कि अच्छा, पप्पू यादव मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, नहीं, मुश्किल तो ये बड़ी है, क्योंकि राहुल जी की तारीफ तो करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। अब मोदी जी भी आदत जो है उनकी भी खराब है, वो बदमाशी करते हैं। दरअसल खराब आदत नहीं, बदमाशी करते हैं। अब पप्पू यादव को मंच पे बिठाना तक तो ठीक था, बातचीत कर रहे हैं, हंसते हुए कर रहे हैं, पप्पू यादव से भी रहा नहीं गया। अच्छा, कौन होगा ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री मंच पर हो और उसके साथ कुछ गुफ्तगू हो जाए, कुछ चर्चा हो जाए, उसकी इच्छा नहीं होगी? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा और, पप्पू जी तो वैसे भी विशाल काय व्यक्तित्व के स्वामी हैं, थोड़ा और विशाल व्यक्तित्व हो जाए, प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें आए। लेकिन ये तो मन में टीस थी ना, रो पड़े थे पप्पू यादव भाई, मंच से उनको धकियाया गया था, जिस पर तेजस्वी और राहुल थे। एक तरफ जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक सीएम नहीं बन पा रहा है, एक पीएम नहीं बन पा रहा है, और एक आदमी इतने वर्षों का सीएम और इतने वर्षों से लगातार पीएम, वो बगल में बिठाकर हंस रहा है, तो आनंद तो आएगा ना। अब उसके बाद क्या हुआ, दबाव पड़ गया कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत उन्होंने एक छोटा सा पोस्ट कुछ लिख दिया और कह दिया कि नहीं, मखाना तो सिर्फ राहुल गांधी समझते हैं, मोजा पहन के मखाना समझते हैं। अब मतलब बिहार के लोगों को भी आप कहां खड़े हैं ये तो जरा सोचिए ना। बिहार के लोग जो दुनिया भर में मतलब कुछ भी कर रहे हैं, उनको पता है कि कैसे करना है, किस तरह से करना है, दुनिया का वो डायनेमिक्स बदल रहे हैं, और आप वहां जाके उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये तस्वीर गहरे चुभ रही होगी, पप्पू यादव को थोड़ा सांत्वना मिली होगी, अच्छा लगा होगा। मेरे मन में एक्चुअली सवाल सर ये है कि अगर पप्पू यादव, लेकिन कोई पलटी नहीं होगी, पलटी नहीं होगी, लेकिन अगर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार वाला वो फियास्को ना हुआ होता कि राहुल तेजस्वी के मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया, तो क्या इस मंच पे जगह मिलती उनको? असल में हम लोग चीज़ों को मिस कर देते हैं। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के फियास्को के बाद एक और घटना हुई थी। बोर्ड अधिकार यात्रा में पप्पू यादव बाकायदा राहुल गांधी के साथ मंच पर थे, तेजस्वी यादव भी थे, और तेजस्वी जिंदाबाद के नारे भी लगाए और जननायक तेजस्वी यादव जिंदाबाद नारे लगाए। तो इसको हम मिस कर दे रहे हैं, पीछे चले गए और आगे आ गए, बीच का ये मिस कर दिया। तो पूरा कंटिन्यूटी में रखना चाहिए ना चीज़ों को। अब देखिए, पप्पू यादव सांसद है पूर्णिमा से, प्रधानमंत्री का सरकारी कार्यक्रम है। अगर मान लीजिए यार नीतीश कुमार एनडीए में नहीं होते और सरकारी कार्यक्रम होता, मुख्यमंत्री वो भी होते वहाँ पर। अशोक गहलोत थे जब मोदी जी गए थे, भूपेश बघेल होते थे। अभी कर्नाटक जाएंगे तो ममता जी नहीं आती प्रोग्राम में? नहीं, गहलोत जी ने भी मना कर दिया था। पीएमओ से बाकायदा चिट्ठी का संवाद हुआ, बहुत अप्रिय घटनाक्रम हुआ। आप हर बात काटोगे। वहां पर बांसवाड़ा में कार्यक्रम में अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी दोनों थे, और उसमें अशोक गहलोत ने तारीफ की थी मोदी जी की, तो उसको लेके भी तमाम चर्चाएं शुरू हुई थी। बांसवाड़ा का कार्यक्रम जरा देख लीजिएगा, ठीक है। किसी और कार्यक्रम बना किया होगा। तो चूंकि आप तो हर बात मेरी काटने पे ही आपको आदत ही है कि जब मैं कुछ बोलूं तो काटना है। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा तथ्य चेक कर लीजिएगा। तो ये सामान्य बात है, वो एमपी हैं, वो वहाँ मंच पर हैं, और अगर वो प्रधानमंत्री अगर उनके क्षेत्र में है, वो जाके उनसे कुछ बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सहज शिष्टाचार में बात कर रहे होंगे, कुछ इसमें क्या अनहोनी हो गई भाई। और अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एनडीए को क्या पप्पू यादव की जरूरत है? क्या एनडीए इतना कमजोर बिहार में है कि उसको पप्पू यादव की जरूरत पड़ेगी? नहीं, पप्पू यादव की जरूरत है भाई, लेकिन लड़ाई कांटे की होती है तो एक एक आदमी काम आता है। मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं, दिग्विजयी मोदी जी हैं, चक्रवर्ती नीतीश कुमार जी हैं, वहाँ पप्पू यादव जैसे छोटे लोग क्या? उन्होंने ये भी कह दिया हमारी सारी मांगे पूरी कर दी मोदी जी ने। हाँ, तो ठीक है, बड़ी मांग थी एयरपोर्ट की और रेलवे की, पूरी कर दी तो अच्छी बात ही है, इसके लिए आभार व्यक्त किया और करना भी चाहिए। यही तो लोकतांत्रिक राजनीति है। ये क्या बात हुई दोनों की, कान में क्या कहा दोनों ने, ये खबर केवल समीर जी के पास हो सकती है। मिलता है, प्रधानमंत्री का एक बहुत बढ़िया रहता है कि प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि मैं स्टेज पे किसी से अगर बात करूंगा तो जरूर चर्चा होगी। वो अपने पार्टी के नेताओं से कम विरोधी नेताओं से ज़्यादा बात करते हैं। इसके पहले भी आप देखिए, जब शशि थरूर के साथ तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेज शेयर किया था, तब शशि थरूर को लेकर प्रधानमंत्री ने जो जिक्र किया था कि भाई आज कई लोगों को नींद नहीं आएगी कि कुछ लोग मेरे साथ स्टेज पर है, तो वो संदेश देने की उन्होंने कोशिश की थी। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोई मजाक किया होगा पप्पू यादव से किसी बात को लेकर, पप्पू यादव से ऐसा मजाक किया होगा कि पप्पू यादव वो कह भी नहीं सकते होंगे सामने कि मैं क्या बोलूं कि प्रधानमंत्री ने मुझे क्या कहा है। ये तो ये पूछ लेगा प्रधानमंत्री, तुम अभी कांग्रेस में हो? हाँ, ये पूछा होगा, बिल्कुल ये कहा होगा, या कुछ और ऐसी बात पूछी होगी कि वो जो हंस दिए होंगे वो बता भी नहीं सकते। बिहार की राजनीति की हम बात कर रहे थे। आज तेजस्वी यादव अपनी 5 दिन की एक नई यात्रा लेकर शुरू कर रहे हैं, तो ये बात हुई कि इसमें कांग्रेस क्यों नहीं है और अलग यात्रा की जरूरत क्या, इसकी बात उन्होंने बताई, जवाब दिया इसका। पप्पू यादव मोदी जी के मंच पर आए तो राजनीति तो कंट्रोवर्सी हो गई, वो खबर भी आपने देखी। अब एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाता हूं कल मोदी जी के मंच की, जिस पर और विवाद हुआ।
लेकिन कुछ कुछ को लगी बड़ी स्वाभाविक सी बात और कुछ को लगा नहीं ये ठीक नहीं था। हुआ ये कि आजकल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग मूड में रहते हैं वो, और ख़ास तौर से अब जब वो एनडीए में इस बार आए हैं और अब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तो वो हर मौके पर एक तो ये बताते हैं कि हमसे गलती हो गई थी जब हम वहाँ चले गए थे। अब तो वो मंच पर अपने नेताओं को, जेडीयू के नेताओं की तरफ इशारा करके भी कहते हैं हमको यही ले गए थे, ये हमको वहाँ ले गए थे, इनकी वजह से हम गए वरना हम नहीं जाते। तो वो अपनी लॉयल्टी एनडीए के प्रति प्रूव करने का कोई मौका छोड़ते नहीं। अब यहाँ मोदी जी आए पूर्णिया में, नीतीश जी वहाँ मौजूद थे, तो नीतीश जी ने जनता के सामने वो सारे कामों की लिस्ट पढ़ी जो प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए किए। नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए जितना किया उतना काम इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। नीतीश की इस बात पर सामने बैठी पब्लिक ने तालियां बजाई, लेकिन इसके बाद नीतीश जी ने कहा कि सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, खड़े होकर के अभिवादन करो, खड़े होकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद करो। तो वो मोमेंट बनाए, वो देखिए आप, फिर इस पर बताता हूं कि क्या विवाद हुआ। बिहार में तो सब काम कर ही दिया गया। अब पहले जो सरकार आई थी, जिसमें हम लोगों के पहले हम लोग तो आए थे 24 नवंबर 2005 को एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी, और उसके पहले कुछ नहीं था और गड़बड़ तो हुआ था बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, वो छोड़ दीजिए, अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, हम लोग कोई चीज नहीं करेंगे। तो बैठे हुए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने क्या किया, पहले से तो कर ही रहे हैं और अभी भी किए हैं। आप देख लीजिए कि जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इन्होंने कर दिया। कितना बड़ा फायदा होने वाला है जरा याद करिए इनके द्वारा। आज दूसरी चीज इन्होंने फिर किया, फरवरी 2025 के बजट में बिहार के मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर की वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। हर तरह से इन्होंने किया, कितना फायदा होने वाला। तो इस सब काम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप कहाँ बैठी हुई हो तुम लोग, है खड़ा हो, वहां बैठे हुए खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया। तो नीतीश जी ने यूं ये कहा, ऐसे करके तारीफ करवाई, उन्होंने तालियां बजवाई मोदी जी के लिए, सब खड़े हो जाओ, थोड़ा सा डांट विदाई, बैठे क्यों, खड़े हो जाओ। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को नीतीश कुमार का यह अंदाज पसंद नहीं आया। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने मोदी जी को खुश करने के लिए बिहार का अपमान कर दिया, सभा में लोगों को खड़ा कराकर मोदी जी का अभिनंदन करवाना यह ठीक नहीं था। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी थोड़े परेशान भी हो रहे हैं और बिहार की आंतरिक सर्वे उनको चैन से सोने भी नहीं दे रही है। 11 साल से ऊपर से तो आप हैं, अभी तो SIR हो रहा था, कितना घुसपैठिया पकड़ा भैया। और अगर एक भी घुसपैठिया है किसी भी जिले में, तो प्रधानमंत्री जी तेजस्वी यादव रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप और आपके गृह मंत्री रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले आप दोनों का इस्तीफा हो जाना चाहिए। इतनी डॉग विस्लिंग, इतना जहर समाज में बोने की कोशिश किस लिए, कि किसी तरह इज्जत बच जाए चुनाव में। अब जिस प्रकार वो आदेश दे रहे थे महिलाओं को, खड़े हो जाओ जी, ये इस तरह का आत्मसमर्पण। गठबंधन अपनी जगह, आप बिहार के सीएम हैं, क्या करवा रहे हैं साहब। बिहार आहत होता है कई मसलों पर, उसका ध्यान रखिए। आत्मसमर्पण ये शब्द दिया है आरजेडी ने। सर, अब आत्मसमर्पण नीतीश जी ने मोदी जी के सामने किया या तेजस्वी जी ने राहुल जी के सामने किया? बीजेपी कहती है ड्राइवर बना दिया तेजस्वी जी को राहुल गांधी ने। दोनों ही हैं, दोनों समर्पण है, दोनों समर्पण है। लेकिन बोलेंगे क्या पहले आप ये बात की कहा देना और ब्रेक से पहले कि हम सबके भोलेपन पर वारे जाएं। दोनों आत्मसमर्पण, और ये तो मतलब ये तो आत्मसमर्पण है ही। अच्छा, लेकिन मैं इसको बिहार के अपमान के तौर पर नहीं देखता। ठीक है, एक पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना इस तरह से करते हैं, उसमें कर भी लिया, नहीं भी करते तो भी अच्छा था, लेकिन ये इसमें आत्मसमर्पण नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये आत्मसमर्पण की प्रधानमंत्री को जरूरत नहीं है नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी को मन से बार बार लगता है अभी तक कोई गिल्ट जो है ना उनका निकला नहीं है, और उनको खुद को भरोसा नहीं होता कि कहीं
जो किए हैं वो कहीं फिर कुछ ना हो जाए। नहीं, ऐसे बोलना नीतीश कुमार का, खड़े हो जाए, बैठे क्यों? ये मतलब एक जनरल लीडर, वो वहां जो लोग बैठे थे उनको बुरा लगा होगा क्या? नहीं, कोई बुरा नहीं लगा। और वो लीडर भी उस तरह के हैं, लोकल जो एक लीडर होते हैं ना, जिनका एक लालू जी को आप देखिए, लालू जी होते तो कहते ए सुना नहीं तूने, खड़ा हो जा। मतलब यदि ऐसा होता तो वो कोई उसको अपमान की तरह से आप मत देखिए। लेकिन आत्मसमर्पण नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल सरेंडर है, पॉलिटिकल सरेंडर है, इसमें कोई शक मुझे नहीं लगता है इस बात को लेकर। पप्पू जी की आप बात कर रहे हैं, मैं पप्पू जी के लिए आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि पप्पू जी की ये तस्वीर, पॉलिटिक्स में एक तो बिना मैसेज के, बिना ऑप्टिक्स के कुछ होता नहीं। सांसद जी को यदि प्रधानमंत्री से बात करनी तो प्रधानमंत्री जी तो बाद में भी मिलते, चाय पी रहे होंगे, कार्यक्रम में होंगे, ये सारा मैसेज और उसको स्माइल देकर बहुत बार होता है ना। फिर आप क्यों वो चर्चा करते हैं कि किसी दिन बीजेपी का कोई नेता प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री जी गए और उन्होंने उसको नहीं देखा, क्यों आप ऑप्टिक्स पर चर्चा करते हैं? और ये ऑप्टिक्स तो राहुल गांधी जी के लिए खास तौर से है। नहीं सर, हम तो मान रहे हैं कि ऑप्टिक्स, सुने ना, हम तो मान रहे हैं कि ये ऑप्टिक्स बनाने के लिए किया, और खास तौर पर पप्पू यादव ने किया। आप ठीक कह रहे हैं, बाद में मिल लेते। और सीमांचल में तो यूं चल के आए, कान में कुछ कहना, ये विनोद जी नहीं मान रहे थे, इन्होंने कहा ये बड़ी सामान्य बात है। नहीं, वो स्टेज पर रुके नहीं, उसके बाद चले गए, क्योंकि उसका प्रधानमंत्री का राजनीतिक भाषण होना था। और कोई सांसद, कोई पॉलिटिकल पार्टी का सांसद जो दूसरी पार्टी का, वो आमतौर पर नहीं आता। और इस एमपी तो नहीं आते, चीफ मिनिस्टर की एक वो होती है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रोटोकॉल में होना चाहिए। नहीं, क्षेत्र में आते हैं एमपी, ऐसा नहीं है। नहीं आते हैं, लेकिन उसकी मंच में भी आते हैं। अडवाणी जी के साथ मैं गया था खजुराहो, और वहाँ सत्यव्रत चतुर्वेदी सांसद थे, और उद्घाटन था वहाँ के लोकल एयरपोर्ट पे किसी उसका, वो आए, बाकायदा भाषण दिया उन्होंने और कहा कि हमारे क्षेत्र में आए इसलिए। आज के अदावत वाली राजनीति में आना कोई मतलब नॉर्म नहीं है। देखिए, और आपने जो सवाल किया था वो महत्वपूर्ण था कि यदि उस दिन वो नहीं होता तो शायद ये नहीं होता। अगर इनको तेजस्वी के ट्रक पे ना चढ़ने दिया गया होता, नहीं, चढ़ने दिया, वो मामला ना हुआ होता तो ये शायद आप लोगों ने पप्पू यादव का बयान नहीं सुना है। कल पप्पू यादव स्पष्ट बोल चुका था कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में मैं सिर्फ स्टेज पे जाऊंगा क्योंकि मैं वहां का सांसद हूं, बाकी मैं किसी कार्य में उपस्थित नहीं रहने वाला हूं। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के हैं, बीजेपी शासित है, मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मैं सारे कार्यक्रम से दूरी बनाने वाला हूं। उन्होंने कहा सिर्फ मैं पहले जाऊंगा और भाषण के समय रुकूंगा नहीं, ये कल वो बोल चुके थे स्पष्ट। तो वो आए, प्रधानमंत्री से मिले 2 मिनट, उनको जो बात कहनी होगी, चेहरा दिखाना होगा कि मैं आया हूं, जो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा होगा वो उस पर हंसे होंगे, उसके बाद वो स्टेज से उतर के चले गए। वो पूरे भाषण में स्टेज पे नहीं थे, उसके बाद प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम हुआ उसके अंदर नहीं गए। तो चले जाते सीधे जाके नमस्ते करने की क्या जरूरत थी? नीचे भी मिल सकते थे ना उनसे, वो क्लियर है कि वो भी दिखाना चाहते, उनको भी दिखाना था कि भाई कैसे। सर, एक बिहार की आखिरी खबर बता रहा हूं, फिर मैं आपको यूपी की बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें बताऊंगा। दरभंगा में एक यूट्यूबर की कथित पिटाई पर पॉलिटिक्स चल रही है और तेजस्वी यादव इसको अगले लेवल पर ले गए हैं। तेजस्वी यादव ने दरभंगा में इस एनडीए सरकार में मंत्री बिहार की जीवेश मिश्रा पर एफआईआर दर्ज कराई है। तेजस्वी ने एफआईआर दर्ज कराकर मंत्री के खिलाफ एक्शन की मांग की है। एक्चुअली बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा पर एक यूट्यूबर ने मारपीट करने का आरोप लगाया। ये दरभंगा जिले में हुई जब मंत्री एक शोक सभा में गए हुए थे। यूट्यूबर दिलीप कुमार ने गांव की समस्याओं को लेकर वहां उनसे सवाल जवाब किए, जिस पर मंत्री और उनके सहयोगियों ने, ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी पिटाई कर दी। हालांकि मंत्री जीवेश कुमार अब इसे साजिश बता रहे हैं और यूट्यूबर पर विपक्ष के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इस तस्वीर को जरा सुनाइएगा, दिखाइएगा। तेजस्वी यादव थाने चले गए मंत्री के खिलाफ एफआईआर करने और कहा कि मैं इस मुद्दे को छोड़ूंगा नहीं जब तक मंत्री गिरफ्तार नहीं हो। ऐसा कभी होता था 2005 से पहले कि एक एफआईआर के लिए भी नेता प्रतिपक्ष को जाकर के कराना पड़ता था? क्या पत्रकारों को इस तरह का माँ बहन की गाली देके पीटा जाता था? पहले तो ऐसा 2005 से पहले नहीं होता था। तो मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में, उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा। जो रिटायर्ड अधिकारी जितना बताएंगे उतना ही जो है वो करेंगे। ये भ्रष्ट सरकार है। समीर जी, इस पर आपको और बता सकते हैं पूरा मामला था क्या एक्चुअली? जी समीर जी, देखिए, बेसिकली एक भ्रष्टाचार का कोई मामला था, उसके ऊपर उन्होंने उससे फ़ोन पे बात की थी और ऐसा कहा जा रहा है कि जीवेश मिश्रा ने जो गाली गलौज की थी उसका ऑडियो वायरल हुआ था और उसके पीटा भी था इनको। अब चूंकि मामला अति पिछड़ा, जो यूट्यूबर है वो अति पिछड़े समुदाय से आता है और आप देखिए तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से दरभंगा पहुंचे
मतलब वो वहां थे नहीं, हेलीकॉप्टर से दरभंगा पहुंचे, उसको साथ में लिया और जाकर उन्होंने वहां एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज कराने के लिए हेलीकॉप्टर से दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे जिले में इसके खिलाफ प्रदर्शन होगा। एक ब्राह्मण मानसिकता के आदमी ने अति पिछड़े वर्ग के आदमी के साथ मारपीट की है, और ये सवर्ण मानसिकता की जो सरकार समर्थन दे रही है और अति पिछड़े पे जो अत्याचार हो रहा है, ये पूरे चुनाव तक हम इसे जिंदा रखेंगे इस मुद्दे को, और विधानसभा तक लेके जाएंगे। और इस तरीके से बात अगर वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, हालांकि मिश्रा का बयान आया है कि भाई उनकी जो बात थी उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उनके समर्थकों ने मारपीट जरूर किया, उन्होंने कहा मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, समर्थक अगड़ा पिछड़ा बना दिया तेजस्वी यादव ने इसको। बोलिए। देखिए, मैं इस मसले पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं समझता, अगर ये सुनाई नहीं देता कि इसमें भी अगड़ा पिछड़ा बना दिया, और ये राज्य के मुख्यमंत्री होने की तैयारी कर रहे हैं। कोई मुद्दा है अगर, तो कोई मुद्दा होगा ना, किसी विषय पर आपको कोई यूट्यूबर, कोई पत्रकार, कोई आम व्यक्ति, कोई गांव वाला, कोई भी है, लड़िए ना सरकार से। जब आप इसको अगड़ा पिछड़ा बनाते हैं तो इसका मतलब है कि ये नेचुरल नहीं था, ये मैन्युफैक्चर्ड है। आपने तैयार किया, चुनाव का समय है, मंत्री के नाम के आगे मिश्रा लिखा हुआ है, आपको लगा चलो सही है भाई, इसमें भी अगड़ा पिछड़ा कर देते हैं। और अगर मंत्री अगड़ा है और गाली दी है और पत्रकार पिछड़ी जाति का है ना, मैं यही कह रहा हूं, गाली दी है वाला मसला जो है वो गाली के जाति की वजह से दी है क्या? मतलब ये भी तो सवाल उठना चाहिए। कई बार हम लोग, मैं आपको इसमें मतलब एतराज और अचरज क्यों है, मैं ये नहीं समझ नहीं, मुझे एतराज इसलिए है कि जो व्यक्ति कह रहा है कि 2005 के पहले आपने देखा है क्या, अब वो मुख्यमंत्री होने का दावा कर रहा है, 2 बार उप मुख्यमंत्री है, हर बात में जाति बात लेकर आ रहे हैं। और बिहार उस वक्त ये हम चर्चा कर रहे हैं, कितनी कम चर्चा हुई। पूर्णिया में शानदार एयरपोर्ट बन गया, कितनी कम चर्चा हुई। पटना का एयरपोर्ट नया हो गया, कितनी कम चर्चा हुई। सिर्फ साल भर में केंद्र सरकार ने 1.25 लाख करोड़ की परियोजनाएं बिहार में शुरू की हैं। 1.25 लाख करोड़ की। किसको लाभ मिलेगा? वो ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, इस तरह से यादव और पटेल या मुसलमान, ये देख के होगा। चलिए, ले आप अच्छा कि आप ऐसी बात आपने कही। नहीं, ठीक है, लेकिन यूपी में तो ये खुल के हो रहा है। जातियां गिनाई जा रही हैं, गिनी जा रही हैं, और ये काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। यूपी में अखिलेश यादव ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश लगातार वो एक जात गिना कर, कभी ट्विटर पर लिखकर बात करते हैं, उनके कार्यक्रमों में जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वो सभी जातियों को अपने साथ जोड़कर उत्तर प्रदेश की अगली सरकार बनाएंगे, क्योंकि बिहार चुनाव खत्म होने के 400 दिन के बाद यूपी का चुनाव होना है, ये अखिलेश यादव ने कहा। और उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी जो है वो हमने शुरू कर दी है। अच्छा, इसके सामने अब वो 2 लेवल पर काम कर रहे हैं। एक तो जो छोटी जातियों से जुड़े हुए नेता इस वक्त योगी सरकार में शामिल हैं या बीजेपी के साथी हैं, वो बार बार कहते हैं मैं इन नेताओं को बड़ा नहीं बनाना चाहता, उन पर रिएक्ट नहीं करते हैं तो तंज में करते हैं या उनको कमतर बताने के लिए करते हैं, लेकिन उन्हीं की जातियों के सम्मेलनों में भी जाते हैं और अपनी पार्टी में उस जाति के जो नेता हैं उसको बढ़ाने का काम वो करें। वो कह रहे हैं कि मुझे जातियां तो चाहिए, लेकिन ये लीडर नहीं चाहिए जो ये बने हुए हैं फिलहाल इनके। तो मैं आपको पहले जो उन्होंने कहा कि भाई अब बिहार के बाद 400 दिन का समय है, अगली सरकार हम बनाएंगे, सुनिए उनकी बात। जब हम बैठे हैं, अगर चैट जीपीटी पर हम लोग पूछेंगे कि 11 जनवरी जब चुनाव डिक्लेयर होगा तो कितने दिन बाकी बचेंगे, तो दिन लगातार कम हो रहे हैं, हर दिन जा रहा है। और जिस समय बिहार का चुनाव खत्म होगा तो यूपी के चुनाव के लिए 400 दिन के आसपास बचेंगे दिन। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने तैयारी करना शुरू कर दी है। लोग विकास चाहते हैं, लोग खुशहाली चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं। जितना विकास होगा, जितनी खुशहाली होगी, जितना कारोबार बढ़ेगा, लोगों को नौकरी, रोजगार और हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। ये बीजेपी वाले झूठे लोग हैं। अब इन्होंने जो राजभर जी मंत्री हैं सुभाषपा के, उनके लिए क्या काम है आपको दिखाऊं, लेकिन जातियों की चूंकि बात चली, आप देखिए 15 सितंबर को विश्वकर्मा समाज के लोगों से मिले, मतलब कल। 13 सितंबर को निषाद समाज से मिले, 12 सितंबर को सिख समुदाय के लोगों से मिले, 4 सितंबर को मुस्लिम समाज के रिप्रेजेंटेटिव से मिले, 2 सितंबर को भी मुस्लिम समाज के लोगों से मिले थे, और 21 अगस्त को कुर्मी, पाल, बेनवंशी, मौर्य, राजभर समाज से जुड़ा एक पोस्ट इन्होंने एक्स पर लिखा था। 19 अगस्त को पिछले महीने गुर्जर समाज से मिले थे और लिखा था गुर्जरों की यही पुकार, पीडीए अपना परिवार। तो ये इस तरीके से वो तो खुलकर कह रहे हैं कि हाँ जातियां जोड़नी पड़ेंगी मुझे यूपी के इलेक्शन के लिए। और ठीक है, जाति का जाति पर जाता है इलेक्शन, तो हर पार्टी ये काम करेगी, लेकिन अखिलेश यादव बड़ा वोकली और खुलकर इस काम को जो है वो कर रहे हैं। तो पहले सर इस पर एक आपका रिएक्शन।
देखिए, अखिलेश जी वही कर रहे हैं जो उनके पिता मुलायम सिंह यादव किया करते थे, और अखिलेश जी देर से कर रहे हैं इस काम को। मुलायम सिंह यादव, मुझे याद है, चुनाव से 1 साल पहले से ही साहू समाज की रैली, प्रजापति समाज की रैली, नाई सविता समाज की रैली, इस तरह तमाम समाजों की सभाएं किया करते थे, और मैंने उनकी कई सभाएं अटेंड भी की थी। अखिलेश जी ने बीच में सब छोड़ दिया था। अब उनको जब से पीडीए उन्होंने बनाया है और लोकसभा चुनाव में जो उनको सफलता मिली है, अब उनको लग रहा है कि जो पिताजी का फार्मूला था उसी पे काम करना पड़ेगा, इन जातियों को अलग अलग से एड्रेस करना पड़ेगा। ये तो ये बाकी पार्टियां नहीं करती काम, करती बीजेपी है, नहीं करती, बीजेपी भी करती है। बीजेपी ने जो काम अखिलेश यादव कर रहे हैं ना, कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की बजाय उन जातियों के सम्मेलन कर रहे हैं और दूसरे नेताओं को जोड़ रहे हैं, ये काम बीजेपी ने कल्याण सिंह के जमाने में किया था, जब जाटों को जोड़ने के लिए अजीत सिंह को छोड़ करके उन्होंने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय जाट नेता थे, वो सुधीर वाल्यान और तमाम जो पुराने अब तो हो गए, उनको जोड़ा था और इसी तरह मीटिंगें शुरू की थी। तो ये सीधे वोटों के जो ठेकेदार हैं जातियों के, उनकी बजाय सीधे उन जातियों के समूहों को संबोधित, नेताओं से मिलने की बजाय सीधे लोगों को एड्रेस करना, ये उनकी रणनीति है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए विजय जी, अब जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम प्रकाश राजभर का जन्मदिन था शायद कल, तो किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि भाई राजभर जी का आज जन्मदिन है, आपको उस पर कुछ कहना है? तो उन्होंने कहा जन्मदिन है, मुझे क्या कहना है, हम तो 100 रुपया देते हैं जिसका जन्मदिन होता है। अब राजभर, अब ये 100 रुपये से काम होता हो तो हम 100 रुपया दे सकते हैं। तो ये आपको सुनने में लगेगा कि बड़ा ये तो अपमानजनक बात है, लेकिन इसके आगे कुछ है बताने के लिए मेरे पास, बताऊंगा। आप सुनिए पहले अखिलेश यादव का रिएक्शन। मैं क्या करूं इसके लिए? जन्मदिन उनका था, मैं क्या करूं उसके लिए? 100 रुपए से काम चलता हो तो भिजवा दें। हम तो जो 100 रुपए देते हैं उन्हें, किसी को भी जन्मदिन हो तो। देखो, उनकी बहस इसलिए मत करो, वैल्यू मत बढ़ने दो किसी की। इन्होंने कहा वैल्यू मत बढ़ने दो, फिर लोगों ने 100 रुपये से भी जिसको जोड़ दिया कि 100 रुपया ही वैल्यू लगा रहे हैं ये। राजभर जी के बेटे ने भी बहुत कुछ कहा फिर इनके लिए कि इनकी तो महलों में रहते हैं, पहले क्या थे और बाद में अब क्या हो गए हैं, कभी वो भी उसकी भी वैल्यू बताएं, सारी बातें तो उन्होंने की। लेकिन सर मैंने खबर पढ़ी तो पता लगा कि जो 100 रुपये वाला मामला है ना, एक्चुअली अखिलेश यादव जिसका भी जन्मदिन होता है उसको 100 रुपया ही देते हैं। अभी पीछे वो इकरा हसन जो है सांसद, उनका जन्मदिन था, एक प्रिया सरोज है शायद इनकी पार्टी की सांसद, उनका भी जन्मदिन था, तो ये 100 रुपया ही देते हैं। तो ऐसा नहीं था कि ये 100 रुपये वाला, उन्होंने कहा तंज में जरूर, लेकिन 100 रुपया वो एक्चुअली शगुन में देते हैं। जी नहीं, ऐसा बहुत सारे नेताओं को मैंने देखा है, क्योंकि वो नेताओं को क्या हर जगह जाना होता है, ये करना होता है, और फिर यदि अलग अलग जगह अलग अलग पैसा दें तो वो लगता है कि भाई आप उसको अलग अलग तरीके से तोल रहे हो। मैंने बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी ऐसे नेताओं को देखा जो शादी में भी जाते हैं ना, तो वो 100 रुपये का लिफाफा पकड़ा देंगे, जबकि वो केवल इसलिए कि शगुन के तौर पे, और एक राजनेता है तो कुछ खाली। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा जो हो रहा है महत्वपूर्ण है कि छोटी छोटी जातियों को जोड़ने का काम। जैसे अभी बात हुई कि कल्याण सिंह जी ने जोड़ा भारतीय जनता पार्टी में, और उसके बाद दूसरा दौर आया जब अमित शाह जी आए भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बन के उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने भी यही काम किया, और उन्होंने जो बिल्कुल जड़े जमा कर बैठे हुए थे नेता, उनको अलग करके जो नए जातियों के नए नेता थे उनके साथ ये कनेक्ट का काम किया। तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। बीजेपी को तो दिख ही रहा है 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, और अब अखिलेश जी को तो करने दीजिए ना। बीजेपी के पास तो, अब बीजेपी को तो जातियों की नहीं बात करनी ना, वो तो हिंदू समाज की बात करेगी, तो कोई तो जातियों की चिंता करे। तो अखिलेश जी जातियों की नहीं देता अखिलेश यादव सर। मैंने सुना कि अभी उन्होंने इसी महीने शायद हैसियत भी देखते हैं सर, इकरा हसन और प्रिया सरोज को 100 रुपया ही दिया। तो वो सांसद को 100 रुपए दिया ना। तो जया बच्चन भी तो सांसद है ना। 9 अप्रैल को जया बच्चन का जन्मदिन आता है, तो पिछले साल 9 अप्रैल को क्यों बनारस से साड़ी भेजी थी अखिलेश यादव जी ने, डिम्पल यादव जी ने, बहुत अलग बात हो गई। खैर भाई तो वहां 100 रुपए नहीं भेजे। उन्होंने देखा ना कि बच्चन साहब है, अमिताभ जी की वाइफ है। मैंने ये बात इसलिए बताई कि प्रिया सरोज और जया बच्चन में फर्क है ना। 100 रुपया सुनने में जो है थोड़ा डेरोगेटरी लगता है, लेकिन वो आमतौर पर होता है। मैंने बताया कि पहले भी ऐसा कर चुके हैं। बाकी बताएंगे त्रिपाठी जी। 100 रुपए की कहानी और नेताओं की वैल्यू मत बढ़ने दो, या 1 रुपया दे, वो तो सम्मान होता है और एक शगुन होता है। लेकिन जिस अंदाज में अखिलेश बोले वो तो अपमान ही था। वो ओम प्रकाश राजभर को नेता समझने को तैयार नहीं। ठीक है, हम लोग भी कई बार कहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी का जो अंदाज है, जैसे बात करते हैं, उस पर हम लोग उस पर समीक्षा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव कुछ सामंत एक बैठा हुआ है और उसके सामने कुछ लोग हैं, वो उस भाव में लेते हैं। उसी भाव में वो संजय निषाद को बात करते हैं, उसी भाव में वो राजभर को बात करते हैं। अब ये बात उनको कौन समझाएगा? और आप लोग सब कह रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है अगर उनका साथ छोड़ गए ओपी राजभर, तो अब वो अब आज वो मतलब उनके मन में उनके लिए खटास है, तो अब उसको आप उसमें आप सामंतवाद देख लीजिए, किसी को केवल वो राजनीतिक बैर लगेगा। नहीं, राजनीतिक बैर आप किसी व्यक्ति को जब उस तरह से बात करते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर आज अपने राजभर समाज के नेता के तौर पर हैं।
जब आप किसी मुद्दे पर किसी को तंज करते हैं तो अलग, आज उनका जन्मदिन था, कहना क्या चाहिए था, राजभर जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आज नहीं तो कल फिर से उनकी बुद्धि ठीक होगी तो हमारे साथ आ जाएंगे, ये भी तंज कर सकते थे। तंज के तो तरीके हैं। या आज राजभर समाज की देखिए क्या स्थिति है, उन नेता, या कुछ भी कहते, लेकिन जब आप कहते हैं कि अच्छा हम 100 रुपया देते इतने में काम चल जाए, तो किसी के यहां आप सम्मान देने जाते हैं तो कहते हैं काम चल जाए, इससे बड़ा अपमान कुछ हो सकता है? राजभर, और फिर मैं कह रहा हूं किसी राजभर समाज या किसी एक व्यक्ति की बात नहीं। और पता नहीं आप लोग बार बार कह रहे हैं कि वो जाति जोड़ो कह रहे हैं, विजय जी कह रहे हैं अब जाति की चिंता तो वही करेंगे क्योंकि भाजपा तो हिंदू करने लगी। और मुझे तो वो ऐसे ऐसे आरी चलाते हुए दिख रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो ऐसे तो जुड़ता तो नहीं, ऐसे तो कटता है। तो हमें तो दिख रहा है कि वो जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं, जाति जोड़ने जैसा तो कहीं दिख नहीं रहा है। और पूरे में आप देखिए वही दिखता है, जब से पीडीए उन्होंने शुरू किया सिर्फ जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं। जोड़ने की अगर बात करते हैं तो क्या समाजवाद से ज्यादा बड़ा पीडीए नाम है? क्या समाजवाद से ज्यादा बड़ा वो अम्ब्रेला, छतरी, विचार कुछ है? इसका मतलब कि अपने में उनको मुश्किल हुई है, इसलिए वो जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं। चलिए ब्रेक, हमको ऐसा है ना, अगला जन्मदिन पर देखिएगा, हो सकता है कि वो उनका ज्यादा सम्मान कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली लोकसभा चुनाव में उन्होंने सुखदेव राजभर और रामचंद्र राजभर नाम के 2 नेता राजभर समाज ने पैदा किए और जो जीते चुनाव, और ओम प्रकाश राजभर के प्रत्याशियों को की मतलब कोई हैसियत नहीं बची, तो वो लग रहा है कि वो ओम प्रकाश राजभर का भाव क्यों बढ़ाएं। आइए बात करते हैं क्रिकेट मैच पर हो रहे विवाद की। एशिया कप में पाकिस्तान को भारत ने पीट डाला और उसके बाद क्रिकेट की टीम की तो वैसी हालत पतली है। अब टीम इंडिया ने उसके बाद हैंडशेक भी नहीं किया, हाथ भी नहीं मिलाया, तो पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती भी हो गई। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि कैसे अपनी इज्जत बचाएं। अब वो किसी तरीके से मैदान छोड़कर भागने की फिराक में, क्योंकि अगर आपने उस मैच के बाद कमेंट जो और खिलाड़ी हैं उनकी बातें सुनी हो, तो उन्होंने कहा कि मतलब ये टीम लगती ही नहीं कि इंटरनेशनल टीम है। भारत के सामने जिस तरीके से ये टीम खेल रही थी, तो गावस्कर सामने तो कोई एक शब्द भी दिया है उसके लिए, मराठी में एक शब्द दिया है कि ये तो ऐसी टीम है जिसे हम गली मोहल्ले की एक टीम जिसको जैसे कहते हैं, मराठी का मामला समीर जी बताएंगे। तो एक शब्द उन्होंने दिया, मतलब वो टीम बहुत खराब है। तो अब आगे भी धुलाई हो जाएगी। अब पाकिस्तान ने एक नया पैंतरा अपनाया। पाकिस्तान ये कह रहा है पाकिस्तान की टीम कि इस सारे झमेले में जो हाथ ना मिलाने वाला है, इसमें टूर्नामेंट के उस मैच के जो रेफरी थे एंडी क्या सर पाइक्रॉफ्ट उनको दोषी बनाया जाए और उनको टूर्नामेंट से बाहर किया जाए। तो वो चाहते हैं ये मैच रेफरी का किया धरा है। इन्होंने हमारे कप्तान से कहा कि आप हाथ नहीं मिलाएंगे भारत के कप्तान से। अब इन्होंने पहले इसकी शिकायत की आईसीसी से। आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह। अब उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई कोई हम कार्रवाई रेफरी के ऊपर नहीं करने वाले हैं। बीसीसीआई के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये बात भी गलत है कि रेफरी ने किसी कप्तान से कहा कि आप हाथ नहीं मिलाएंगे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं था, हमारे कप्तान से भी नहीं कहा। तो ये भारतीय टीम का फैसला था कि हम हैंडशेक नहीं करने वाले। अब पाकिस्तान ने कहा कि जब तक ये व्यक्ति नहीं हटेगा टूर्नामेंट से तब तक हम मैच नहीं खेलेंगे। अब इनका अगला मैच यूएई से होने वाला है। तो अब अगर पाकिस्तान और रेफरी तो नहीं हट रहे, तय हो गया, तो अब क्या पाकिस्तान ने जो धमकी दी थी, गीदड़ भपकी दी थी, उस पर अमल भी करेगा और अगला मैच फोरफीट करेगा? नहीं खेलेगा तो यूएई को पॉइंट्स मिल जाएंगे और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। तो अब ये मामला पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जो पैंतरा चला वो उसी के गले में फंस गया है कि अब क्या करें। रेफरी तो नहीं हट रहे, पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटने के लिए तैयार है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए। समीर जी क्या लगता है इसमें आगे क्या होगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की पिटाई हुई है, अब पाकिस्तान टीम को तो दूसरी बार फिर खेलने की संभावना बन रही है कि 21 सितंबर को शायद भारत और पाकिस्तान का फिर मैच हो सकता है। उसके लिए पाकिस्तान को यूएई को हराना होगा। अगर पाकिस्तान ने यूएई को हरा दिया तो 21 सितंबर को भारत से बढ़ेगी, तो फिर इस दुर्गत से उसकी पिटाई होगी। अब वहाँ तो कोई बंकर नहीं कि बंकर में जाके आप छिप जाओ, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय सेना प्रमुख जाके छिप गए थे पाकिस्तान के डर के मारे। तो यहाँ तो आपको खेलना पड़ेगा और यहाँ तो फिर पिटाई होगी। तो बचने का बहाना ढूंढना है कि कैसे भाई एक बार तो हार गए, दूसरी बार हारेंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, तो कैसे बचा जाए। पसंद आया ना आया हो भारतीय टीम का ये काम कि नहीं हाथ मिलाया, लेकिन इस पाकिस्तान पर ये स्ट्राइक से कम नहीं था निश्चित रूप से। और पाकिस्तान को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से भारतीय टीम इस तरह का निर्णय लेगी। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्णय लिया भारतीय टीम ने कि भाई मैच खेलना हमारी मजबूरी थी, हम मैच खेले
और हमने मैच में आपको हराया, लेकिन उसके बाद हाथ मिलाना आपसे हमारी मजबूरी नहीं है। मैदान में हम खेले, हार जीत का फैसला हो गया। बीसीसीआई ने तो नियम बता दिए, बोले बीसीसीआई के सोर्सेस कह रहे हैं नियम बता दें, कोई कौन सा नियम है कि हाथ मिलाना ही है। आप कह रहे हैं रेफरी को हटाए, रेफरी का क्या लेना देना इससे? भाई भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, इसमें रेफरी का क्या लेना देना? अगले मैच में फिर हाथ नहीं मिलाएंगे, आप फिर कहोगे कि रेफरी के कारण हुआ। यह बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान की टीम जानती है कि जिस दुर्गति से वो हारी है वो दूसरा मैच भी हारेगी, और आईसीसी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि हम रेफरी को हटाने वाले हैं, न इस तरह की से कोई घटना आगे मतलब रेफरी पे कोई एक्शन होगा इसको लेकर। तो मुझे लग रहा है जय शाह का जो बयान है बहुत स्पष्ट आ गया है। अब ये पाकिस्तान को तय करना है कि वो क्या फिर भारत के साथ नोइंग पाकिस्तान, ये मतलब ये कुछ भी कर सकता है देश, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल सा है। क्या लगता है आपको, टूर्नामेंट बॉयकॉट कर देगा? अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन या तो उनको देखना चाहिए, उनके पास एक ही तरीका हो सकता था इस चीज़ का, यदि वो इसको अपमान समझते हैं, कि अगला मैच हो और उसमें हिंदुस्तान को हराएं और हाथ ना मिलाएं, और हाथ ना मिलाएं। हाँ। फिलहाल तब तो कोई मतलब होता है कि आप खेल रहे हैं और कोई बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। और फिर क्या हुआ, मैं देख रहा था वहाँ पे पाकिस्तान में बहुत किरकिरी हुई है, बहुत ज़्यादा, मतलब पब्लिक इंसल्ट फील कर रही है। पब्लिक इंसल्ट फील कर रही है। तो वो उसको अब उसको कैसे झेप मिटाई जाए, क्या किया जाए, और फिर ये कही जाता है भाई रेफरी का तो कोई दोष नहीं है ना। यदि आपको नहीं मिलाया तो आप उसको अलग तरीके से लड़ें। और वहाँ पर आप देख रहे पूरी दुनिया की जो क्रिकेट है उस पर तो हिंदुस्तान का कब्जा है एक तरह से। मैं इसको रूल्स के तौर से छोड़ भी दूँ तो आईसीसी पर जय शाह हैं, जय शाह नहीं भी होते तब भी पूरी दुनिया की क्रिकेट जो है ना हिंदुस्तान से चलती है। एक बीच में चर्चा चल रही थी कि मे बी पाकिस्तान के मैचेस में एंडी पाइक्रॉफ्ट को ना रेफरी बनाया जाए, लेकिन वो भी अब फिलहाल तो नहीं लग रहा। लेकिन रेफरी ने तो बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन किया और आईसीसी को शिकायत की है। पाकिस्तान की टीम की शिकायत की है कि ये इनका परमानेंट तमाशा है, पुराने 2 इंसिडेंट्स बताएं। और जो गावस्कर ने कहा, देखिए उसके बाद तो कौन हाथ मिलाएगा, हल्की फुल्की टीम से कोई हाथ मिलाता है, पोपटवादी का है। हाँ, पोपटवादी। अब पोपट मतलब होता है जो मतलब मराठी में पोपट हो गया एकदम, मतलब जिसकी कोई हैसियत नहीं हो। तो ऐसी टीम से कोई बढ़िया टीम क्यों हाथ मिलाएगी भाई? वो हाथ मिलाने लायक है नहीं, मतलब इस तरह से है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए श्रेष्ठ होगा कि वो कह दे कि हम टीम से खेलेंगे, क्योंकि देखिए हारना वैसे भी है, पॉइंट वैसे भी जाने हैं, और एक बार हाथ नहीं मिला अगली बार क्या होगा ईश्वर जाने। तो उससे अच्छा है कि बाहर हो जाए, दोनों तरफ का धर्म संकट। लेकिन सर जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने ये कहा था कि खिलाड़ियों का इसमें कोई रोल नहीं है, यह आदेश था, बीसीसीआई का आदेश होगा, बीसीसीआई को हो सकता है सरकार का आदेश हो, तो उस आपने खिलाड़ियों को कोई दोष ना दिया जाए, ये बात आपने भी कही थी। बिल्कुल। लेकिन इस पर राजनीति हो रही है और खिलाड़ियों का नाम लेके हो रही है। मैं आपको बताता हूं कैसे। पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर देश की सियासत में क्या उबाल है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत हर इशू पर बोलते हैं। अब ये जो इनका मुखपत्र है, माउथपीस है सामना, उसके एडिटर भी हैं। तो इन्होंने इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव पर एक विवादित बयान दिया। राउत ने कहा कि हैंडशेक ना करना सूर्य कुमार यादव का ढोंग है, मतलब वो इंडियन कैप्टन को ढोंगी कह रहे हैं कि हाथ नहीं मिलाया। तो क्या कह रहे, क्या कमाल कर दिया, हाथ नहीं मिलाया। तो उन्होंने कहा सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम में जो आतंकी हमले में लोग मारे गए थे उनके परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए उसका भी जिक्र किया था। तो इन्होंने कहा कि अगर इतनी हमदर्दी थी तो मैच ना खेलते सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ ना मिलाकर के केवल ढोंग कर रहे हैं, जबकि कई तस्वीरें ऐसी आई जिसमें वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से हाथ मिला भी रहे हैं। ये संजय राउत ने लिखा। अब उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया है, उस पर सुनिए। तुम्ही त्या मैदानावर खेळलात, तुम्ही पाकिस्तानचे ते इतर पदाधिकाऱ्यांशी हात मिळवणी करताना आम्ही तिथे पाहिलं। ही ढोंग कसली करते मोदींसारखी, ही ढोंग मोदींना शोभतात हो। पण भारतीय क्रिकेटपटूंनी तो कोण, तो सूर्यकुमार यादव की का कोणी कॅप्टन आहे, तुम्ही म्हणताना खेळ आहे, खेळासारखं तुम्ही का खेळला नाही? तुमच्यावर कोणता दबाव होता? एकतर तुम्हाला खेळायचं नव्हतं, ती मैदानातून बाहेर पडायला पाहिजे। अब मेरा सवाल यह है सर कि आप सरकार पे बोलो ना, सरकार ने मैच क्यों होने दिया, बीसीसीआई को बोलो, प्लेयर को क्या लपेट रहे हैं खाम में, उसको ढोंगी कह रहे हैं सूर्य कुमार यादव। देखिए आज ही मैं एक बयान पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस में, जयपुर में वो परिवार है पहलगाम के पीड़ितों का, उनका कहना था कि भाई हमको इस विवाद से अलग रखिए, आप क्रिकेट में भाई कुछ दिलचस्पी नहीं है, लेकिन क्रिकेट को क्रिकेट रहने दीजिए और खिलाड़ियों को खिलाड़ी रहने दीजिए, हमको इस विवाद से दूर, हमारे जख्मों पर नमक मत छिड़किए। अब संजय राउत ने नया पर खड़ा कर दिया। असल में 2 लोग ऐसे हैं, माफ़ कीजिए, गिरिराज सिंह और संजय राउत, वो किसी भी विषय पे उनको बोलना है। मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि खिलाड़ियों ने हाथ न मिलाने का फैसला बीसीसीआई के निर्देश पे लिया होगा। अब बीसीसीआई ने सरकार से मांगा, निर्देश लिया खेल मंत्रालय से कि नहीं लिया, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बीसीसीआई का ही फैसला था खेलने का।
खिलाड़ियों का फैसला थोड़ी था खेलने का। अगर बीसीसीआई मैच खेलने का फैसला ना करती तो खिलाड़ी थोड़ी खेलते जा करके। वैसे ही बीसीसीआई ने अगर फैसला किया कि हम मैच, अब चूंकि देश में इतना विरोध हुआ इस मैच का कि बीसीसीआई के सामने भी फेस सेविंग थी कि भाई कुछ तो करो जिससे देश में मरहम लगे। सही बात। खेल तो आपने वो खेल खेलने का अपराध तो कर दिया, अब डैमेज कंट्रोल कैसे हो? तो कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, उन्होंने हाथ नहीं मिलाने की अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई और खिलाड़ियों को निर्देश दिया गया, खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने निर्देश का पालन किया। अब पाकिस्तान के सामने वही समस्या आ गई, वहां विरोध हो रहा है, अपमान। अब वो नया पैतरा पब्लिक प्रेशर है उनके ऊपर, पब्लिक प्रेशर उनके ऊपर भी है, वहां के लोगों का भी। तो वो अब नया पैतरा गढ़ रहे हैं कि हम खेलेंगे नहीं और रेफरी को हटाओ, स्केपगोट रेफरी को बनाओ। अब संजय राउत जी को बजाय ये रेफरी वाली बात मतलब एक फेस सेविंग है, बिल्कुल फेस सेविंग है, वो भी फेस सेविंग है। संजय राउत जी को बजाय सूर्य कुमार पर निशाना साधने का बीसीसीआई पे बोलना चाहिए ना। वो बीसीसीआई पे हमला करें, सरकार के बारे में बोले, लेकिन खिलाड़ियों को भी। इन्होंने तो सर अपने पुराने साथी को नहीं छोड़ा और आपको हैरानी होगी शायद वो बयान सुन के, मैं आपको सुनाता हूं। इन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर बहुत ही तीखा वार किया। इन्होंने अजीत पवार को आधा पाकिस्तानी कह दिया, कहा ये तो आधा पाकिस्तानी है, मूर्ख नेता है। ये शब्द है संजय राउत के, इनकी रगों में पाकिस्तानी खून दौड़ता है। ये रिएक्शन आया अजीत पवार का। क्यों? अजीत पवार की गलती केवल इतनी हो गई कि अजीत पवार ने कहा कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग रखो। कुछ लोगों को लग सकता है कि मैच नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों को इसमें कोई खराबी नहीं लगेगी, तो जिसको जैसा सुहाए वैसा ठीक है। यह बात उन्होंने कहा। अब इसमें क्या किसी को क्या एतराज हो सकता है? आप खुद सोचिए इस ऐसी स्टेटमेंट के ऊपर। इस पर इन्होंने कहा कि भाई ये तो मूर्ख व्यक्ति हैं। अगर पहलगाम में इनके परिवार से किसी की मृत्यु हुई होती तो क्या ऐसी बात कभी कह सकते थे अजीत पवार? सुने। जाय तो अजित पवार जर असं बोलत असेल तर त्याच्या अंगातलं रक्त पाकड्यांचं रक्त आहे, कळलं? जर ही भाषा असेल अजित महाराष्ट्राच्या एका मंत्र्याची तर ही भाषा राष्ट्रभक्त नागरिकाची नाही आहे, कळलं? अजित पवार, जे 26 लोक मेले त्या तुमच्या घरातला कोणी असताना तुम्ही बोलला नसता। त्या 26 मृतांमध्ये जर तुमच्या घरातलं जर कोणी असलं की तुमचा एखादा ठेकेदार जरी असला ना त्याच्यातला, तरी तुम्ही बोलला नसता। अजीत पवार पर भड़क गए त्रिपाठी जी। नहीं, पता नहीं, संजय राउत का संकट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये एकदम ठीक बात है, हम लोगों की बड़ी स्ट्रांग ऑब्जेक्शन थी कि बिल्कुल क्रिकेट नहीं होना चाहिए किसी की मन, लेकिन ये बार बार कहना कि उनके घर का कोई होता, उनके घर का कोई मर गया होता, कि ये भाषा कौन सी है? और आप पाकिस्तानी कह रहे हैं इसमें, मतलब किस लिहाज से आप कह रहे हैं? और एक थोड़ा सा सिर्फ उनके पद नाम के बारे में, वो सामना के संपादक नहीं है, अब नहीं, सामना की संपादक उद्धव ठाकरे जी की पत्नी रश्मि ठाकरे हैं। ये कार्यकारी संपादक। तो इनकी भूमिका जो आ जाता है उसको करने की है। लेकिन क्या संजय राउत सच में अपनी भूमिका आप सिर्फ यही देखते हैं कि राज्यसभा सांसद होकर सिर्फ और सिर्फ ऊटपटांग टिप्पणियां? और पता नहीं, मैं तो गिरिराज सिंह और संजय राउत का नाम लिया, मुझे तो लगता है कि मनोज झा जी का नाम कैसे छोड़ दिया विनोद जी ने, वो भी उसी तरह से हैं। ये लोग राज्यसभा में हैं तो कोई अच्छी बात इनको करनी चाहिए जिससे देश में नैरेटिव बने, थोड़ा आइडियोलॉजी हो, कुछ ऐसी बात हो। ये लोग सिर्फ इसी तरह की छोटी छोटी बातें करते रहते हैं और कितना हल्कापन दिखाते हैं। आप अजीत पवार को पाकिस्तानी कह दे रहे हैं, दूसरे 50 मसले हैं जिस पर अजीत पवार के खिलाफ एग्जैक्ट कोट बता देता हूं आपको। अजीत पवार का एग्जैक्ट कोट है, देश की आबादी 140 करोड़ है, इतने बड़े देश में क्रिकेट मैच को लेकर भिन्न भिन्न राय होना स्वाभाविक है। कुछ लोगों को लग सकता है चूंकि दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण है इसलिए मैच नहीं होना चाहिए, कुछ लोग इस खेल का समर्थन भी कर सकते हैं। ये बात कही थी उन्होंने। इस पर संजय राउत ने, क्योंकि वो मराठी में था तो मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं, हो सकता है एक आध शब्द इधर उधर छूट भी गए हो जो हमने आपको सुनाया। तो संजय राउत ने इस पर बोला है वो एक मूर्ख नेता है, वो आधे पाकिस्तानी हैं। अगर अजीत पवार ऐसा कहते हैं तो उनमें पाकिस्तानी खून बहता है। ये भाषा एक देशभक्त नागरिक की नहीं हो सकती। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले 26 लोगों में शामिल होता तो आप ऐसा नहीं। सौरभ, मैंने तो दोनों एग्जैक्ट कोट कर दिया ना, बोला है जिनके परिवार बहुत जान गंवाई है उनको मैंने कोट कर दिया। ठीक है, कि उनको मतलब नहीं है इस राजनीति। उनको इसी का मतलब भाई हमारे परिवार को। पवार का बयान बहुत सामान्य समझदारी वाला बयान है। वो जो कह रहे हैं उसमें कोई, वो तो ये कह नहीं रहे हैं कि भाई क्रिकेट करो या ना करो, वो सामान्य बात कह रहे हैं कि इतना बड़ा देश है, अलग अलग तरीके के विचार हैं, इतनी सामान्य सी बात कह रहे हैं। और उस पे जो संजय राउत की प्रतिक्रिया है, वो कई बार कहते हैं ना कि जब आपको कुछ चीज दिखाना है आप वो है नहीं। अब मुश्किल ये हो गई कि वो ना क्या कहते हैं, ना घर के न घाट के टाइप मामला हो गया है, ना वो हिंदुत्व वाले हो पाए हैं, ना वो सेकुलर वाले हो पाए हैं जिसकी चिट्ठी लिखाकर वो सरकार बनाई। मैं बताऊं इस बयान से मुझे हैरानी क्यों हुई। ये भाषा पर तो चलिए बात हो ही सकती है, लेकिन क्या शिवसेना यूबीटी ने
अजीत पवार कभी हमारे साथ दोबारा आएंगे, ये विचार त्याग दिया है क्या? नहीं, ये इतना आप सोच रहे हो, वो तो उस दिन भूल जाएंगे ना। कहाँ आप बहुत याद रखते हैं, इन सब बातों का कोई मायने नहीं है। अजीत पवार भी भूल जाएंगे, वो भी भूल जाएंगे, वो भी भूल जाएंगे, वो मुद्दा नहीं है। देखिए, हम लोग हर्ष जी, मैं, समीर जी ने, हम सब लोगों ने विरोध किया था कि भाई मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन ये राय हो सकती है सबकी। और मेरे को अजीत पवार के बयान में कोई ऐसा नहीं लग रहा कि ठीक है, देश में सब लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब ये होता है। भाई यहीं पर आप लोग कह रहे थे मैच नहीं देखेंगे, इन्होंने कहा मैं देखूंगा। हाँ, लेकिन जो जिनको देखना था वो नहीं देख पाए। बीच में कह देता हूँ, इस पे तो बीच में करूंगा, टीवी खराब हो गई सर। अजीत पवार तो वैसे भी लोकतांत्रिक है। जब वो बीजेपी के साथ सत्ता में लौटे थे तो उनसे पूछा गया था कि आप तो बीजेपी के इतना घोर विरोधी थे, आप गठबंधन में चले गए, आप सरकार में बन गए। बोले भाई आधे लोगों को बीजेपी बुरी लगती है, आधे को अच्छी लगती है। पहले मुझे बुरी लगती थी, अब मुझे अच्छी लगने लगी तो मैं आ गया हूं। असली लोकतांत्रिक आदमी तो अजीत पवार है। सबके साथ बोले दो व्यू होते हैं, बोले बात पूरी कर लें। हाँ सर, नहीं तो इसलिए कोई उसका मुद्दा नहीं है, और सब लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है। जैसे किया इसमें जो बात हो रही है बार बार कि भाई खिलाड़ियों को नहीं करना चाहिए, बीसीसीआई को करना चाहिए, ये भी हमने चर्चा ही की। बीसीसीआई और सरकार दोनों के लिए कहा, फैसला किया। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बात में जोड़ना चाहता हूँ कि सारे क्रिकेटर्स जो हमारे हैं वो देशभक्त है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो भी खड़े हो सकते थे। उनको खड़े होने से किसी ने मना नहीं किया कि हम नहीं खेलेंगे। हाँ, एक बार कह तो सकते थे ना कि भाई हम नहीं खेलेंगे। ये राय देने में कौन मना कर सकता है? ठीक बात। मान लीजिए बीसीसीआई कहती है कि भाई हाँ, उसके बाद भी हमारा फैसला है, उस पर कोई बात हो सकती है। लेकिन क्या हमारे क्रिकेटर्स ने, इसमें सूर्य कुमार की बात केवल एक बयान, अगर एक मीडिया स्टेटमेंट भी देते कि हम समझते हैं नहीं खेलना चाहिए, बाकी सरकार जैसे करे तो ये भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप सारी क्लीन चिट दे दें। हमारे लेकिन सेलेब्स ने कहां बोलते हैं, कोई सेलेब्स नहीं बोलते क्योंकि इनके इंटरेस्ट इतने बड़े बड़े हैं। अभी भी तो विकल्प है कि आप कम से कम जो पैसे वहां से कमा रहे हैं, एक मैच के पैसे अगर सेना को आप दे देंगे तो क्या हो जाएगा? माइट भी हो जाए अभी भी। लेकिन अच्छी बात है कि अभी ये बात हुई, तो मैं और एक तस्वीर में मैं आपको पाकिस्तान की दिखाना चाहता था। क्यों कह रही थी भारत, क्यों कह रहा था कि मैच नहीं होना चाहिए? मतलब भारत की जनता, काफी जनता कह रही है। ऑपरेशन सिंदूर वाली पिटाई रह रहकर पाकिस्तान को रुला रही है। कई मंचों पर खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर उनके सीनियर मंत्री अपना दर्द बांटते हैं कि भारत ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आपको मैं अब दिखा रहा हूं जैश ए मोहम्मद के एक टॉप कमांडर का दर्द। मसूद इलियास कश्मीरी, इस नाम से ये आदमी जाना जाता है और एक घोषित आतंकवादी है। इसने एक जनता के जलसे में कहा कि 7 मई को भारत की वायुसेना ने जो आतंकी अड्डों पर तांडव मचाया, उसमें मसूद अजहर के जो साथी थे, उसने कहा कि उस इतने लोग मारे गए, इनके टुकड़े टुकड़े हो गए। वो खुद बता रहा है, सुने। कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। मौलाना मसूद अजहर का नाम तो निकला ना इसकी जबान से। तो ये हुआ है, अभी हुआ है, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले। इसीलिए तो कह रहे थे, ये तस्वीरें कोई भूल सकता है? पाकिस्तान की सेना, मतलब पाकिस्तान की सेना मतलब पाकिस्तान की सरकार, वो आतंकवादियों के जनाजों में जा रही थी। तो ऐसे देश के साथ खेल के क्या मिल जाएगा? हरा भी दोगे तो भी क्या, कुछ और नतीजा होता तो भी क्या? सवाल टीम नहीं थी, सवाल देश था। पाकिस्तान की टीम से कोई हमारे दुश्मनी नहीं, पाकिस्तान की जो सरकार बैठी है उससे हमारा बैर है। एनीवे, अब इससे एक जुड़ी हुई खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इजराइल ने कतर पर हमला किया। कतर की एक बड़ी स्टैंडिंग है इंटरनेशनल ऑर्डर में, उसको मध्यस्थ के तौर पर देखते हैं लोग। दुनिया भर में जो संस्थाएं कहीं बैन भी हैं तो उन्होंने भी वहां दफ्तर इसलिए खोले हैं कि भाई बात तो हर कोई हर किसी से करता ही है कभी ना कभी। तालिबान से भी अमेरिका बात करता है, हमास से भी इजराइल बात करता है, ये होता है। हम भी कभी पाकिस्तान से बात करते ही है ना, दोहा में ही होता है। और ये सब दोहा में होता है और कहीं नहीं होता, दोहा में ही, क्योंकि दोहा में हर किसी को आजादी है। आप आइए, यहां रहिए, आप अपना दफ्तर खोलिए। और एक किस्म की प्रोटेक्शन प्राप्त थी दोहा को कि भाई दोहा पे कोई सवाल भी नहीं उठाना और हमला करना तो उसको सोचता भी नहीं था। इजराइल ने कर दिया, और तब किया जब वहां हमास के लोगों से बातचीत होने वाली थी और हमास वहां पर अपनी रणनीति बना रहा था। पॉलिटिकल विंग से जुड़े हुए लोग थे हमास के, बम बरसा दिए उसमें इजराइल ने। कतर बहुत नाराज हुआ। ट्रंप से पूछा गया, आज अभी पूछा कि आपको मालूम था कि इजराइल हमला करने वाला? उन्होंने कहा नो,
इजराइल ने हमें नहीं बताया कि हम हमला करने वाले हैं। इतनी ऐसी स्थिति बन गई। फिर रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि हमला हो गया या होने वाला है? तो उन्होंने कहा जैसे आपको पता लगा, मतलब मीडिया से पता लगा। ये ट्रंप कह रहे हैं, हालांकि इसको यकीन कोई नहीं करेगा। अब कतर ने अपना वो भी, उसको भी ठेस पहुंची उसके स्वाभिमान को। 60 देशों को उसने आमंत्रित किया। 60 देशों के नेता कतर के दोहा में पहुंचे कल। इसमें 2 संगठन है, सर बेहतर बता सकते हैं। एक है जीसीसी, जिसमें गल्फ कंट्रीज हैं, इनमें कतर आता है, और दूसरा है ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसमें पाकिस्तान भी आता है। तो ये दोनों संगठन और इसके अलावा जितने मुस्लिम देश थे, 60 मुस्लिम देशों के नेता पहुंचे और टॉप लीडर पहुंचे। पाकिस्तान के ये भी गए, उसमें शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस्लामिक देशों को अब नेटो जैसा एक ब्लॉक बनाना होगा। नेटो क्या करता है? नेटो एक मिलिट्री अलायंस है कि रूस अगर कभी यूरोप के देशों पर चढ़ाई करेगा तो सारे यूरोप के देश मिलकर मुकाबला करेंगे। इसके लिए नेटो बना। ये कह रहे हैं हम नेटो जैसा अब एक इस्लामिक मिलिट्री और संगठन बनाएंगे, और इसके लिए जो इन देशों के सैन्य मामलों से जुड़े हुए आदमी होंगे, जैसे रक्षा मंत्री होगा या किसी का कोई हाईनेस या कोई जनरल, उन सबकी बैठक ऑर्गेनाइज कर दी गई है। डेट आ गई है कि अब बैठिए और देखिए कि कैसे एक मिलिट्री विंग हम लोग मिलकर के बना सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर भारत को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसका पाकिस्तान जाकर के मेंबर बन जाएगा। सर नहीं, ये कोशिश बार बार होती रही। जो ओआईसी का भी आप जिक्र कर रहे हैं, वो लगातार इस्लामिक कंट्रीज़ को कोशिश करता रहा, लेकिन उसमें बहुत बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान को ही अलग थलग किया गया। ओआईसी को हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा रहा, और हिंदुस्तान ने कई बार, मुझे याद है सुषमा जी जब विदेश मंत्री थी तब भी ये कोशिश हुई, और भारत ने कई बार ओआईसी के बीच में भी एक ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। तो वो अपनी एक एक्सरसाइज है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब ऐसा संकट का समय आ गया और एक बहाना होता है ना कि किसी वजह से ये कर ले। पाकिस्तान उसका वो होगा मेंबर, इसमें तो कोई बात नहीं। यहाँ भी कतर झेप मिटा रहा है क्या? कतर झेप मिटा रहा है, क्योंकि उसके लिए एक बड़ी बात हो गई ना। अभी तक वो दुनिया पर, देखिए आप ये कह रहे हैं कि वो ऐसी जगह है जहाँ पर सब लोग आकर बैठते हैं, इसका मतलब है कि आप दादा हो ना। इसको ऐसे भी समझिए, ये नहीं है कि बहुत खुला मैदान कर रखा है, खुला माहौल है। खुला माहौल क्या ये है कि भाई सब लोग उससे पंगा नहीं लेंगे, और जब कोई पंगा ले लेता है तो एक झेप मिटाने के लिए उन्होंने कहा नहीं, सबको बुलाइए, सबको कर दे। ये एक इमीडिएट रिएक्शन हो सकता है और कोशिश हो सकती है। और अभी तो नेटो का ही हाल आप देख रहे हैं, नेटो जैसा क्यों बना रहे हैं? थोड़ा सा मजबूत बनाइए। तो वो नहीं है, लेकिन कोशिश एक कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान को इसके मुकाबले में खड़ा होना चाहिए। हिंदुस्तान तो अभी नेटो से और ये ओआईसी से ऊपर बहुत सारी जो बड़े लेकिन एक वैसे सोच के अगर आप देखें, पश्चिमी देशों ने अपना मिलिट्री अलायंस कर लिया, मुस्लिम देश कह रहे हैं हमारा मिलिट्री अलायंस हो जाएगा, भारत को बस अपने बूते ही रहना होगा। त्रिपाठी जी नहीं, देखिए अंत में तो अपना बूता ही काम आता है। नहीं तो ट्रंप साहब आएंगे और जेलेंस्की से कहेंगे ऐसा करो, हथियार हमसे लो, फंडिंग यूरोप से कराओ। और ये 57 है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, और जो अरब लीग है जिसको आप जीसीसी कह रहे हैं, उसके 22 देश है। सारे बड़े लोग जुटे, सिर्फ नाटो तक नहीं था, एक जॉइंट ऑपरेशन वॉर रूम बनाने की बात की गई। लेकिन सवाल यह है कि वो आखिर कैसे काम करेगा। हमने अभी ईरान के मसले पर देख लिया, वो साथ नहीं खड़े हो पाए। लेबनान के मसले पर हमने देख लिया, वो नहीं खड़े हो पाए। जॉर्डन अलग देखता है, सीरिया अलग तरीके से देखता है। तो मुझे लगता है कि ये मुस्लिम कंट्रीज के नाम पर आप इकट्ठा हो सकते हैं, कुछ लोगों की दादागिरी चल सकती है, और विशेष करके जिन लोगों ने बहुत पैसे कमा लिए हैं उनके लिए एक मध्यस्थता करके अपनी पावर दिखाने का तो हो सकता है, लेकिन क्या वो वेस्टर्न अलायंस के खिलाफ जा पाएंगे? ऐसे में भारत की रणनीति मुझे दुरुस्त लगती है। और देखिए, एक रशिया ने पूरी नाटो फोर्सेस की, मतलब इसको कहें कि ऐसी की तैसी तो कर ही रखी है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई आइडिया काम नहीं करने वाला है। और कल को अगर वर्ल्ड वॉर जैसी चीज होगी तब तो क्या ये नाटो, क्या ऐसी कोई फोर्स, सब एक दूसरे से दूसरा एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतने बढ़ गए हैं अलग अलग देशों के साथ कि कोई भी एक फोर्स है ना चल ही नहीं सकती, काम नहीं करे। आइए बात करते हैं राहुल गांधी को लेकर क्या नई कंट्रोवर्सी हो गई और मामला बहुत बड़ा बन गया। राहुल गांधी थे पंजाब के दौरे पर, तो पहली तो ये बात हुई कि अब उनको समय मिला पंजाब जाने का जब बाढ़ भी उतर गई। एनीवे, वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में जा रहे थे। अब इसी क्रम में वो चलते हुए पंजाब के दीनानगर तक गए। आगे गुरदासपुर में रावी नदी है, रावी नदी के पास बसे हुए गांवों से, गांव के लोगों से वो मिलने के लिए जाना चाहते थे। तो नदी बीच में, उसके पार गांव थे, 7 गांव बताया जा रहा है वहां थे, और वहीं लगती है पाकिस्तान से सीमा भी, सीमावर्ती इलाका था।
पुलिस के अधिकारियों ने उनको मना कर दिया कि साहब इससे आगे आपको हम नहीं जाने देंगे। गांव में जाने के लिए फिर राहुल गांधी और पुलिस अधिकारियों के बीच में बहस होने लग गई। बहस के दौरान राहुल गांधी ने मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों से पूछा कि भाई उन्हें क्यों रोक रहे हैं आप, मुझे क्यों रोक रहे हैं। तो अधिकारियों ने उनको समझाया कि आपकी सुरक्षा का मामला है, उन्हीं की सुरक्षा का हवाला दिया। लेकिन राहुल गांधी अब जिद पर आ गए थे कि मैं उस पार जाऊंगा और गांव के लोगों से मैं मिलूंगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं लोकसभा में विपक्ष का नेता हूं, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं। आप ये कह रहे हैं कि आप लोग मतलब पंजाब पुलिस मुझे हिंदुस्तान में सुरक्षा नहीं दे सकती, तो मेरी सुरक्षा का मामला आप कैसे बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर, हम सुरक्षा आपको दे रहे हैं, आपकी सुरक्षा में ही लगे हुए हैं, लेकिन हमारा फर्ज है आपको बताना कि आगे खतरा हो सकता है, वहां पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है, इसीलिए हम आपको मना कर रहे हैं। खैर एनीवे राहुल गांधी बहुत ज़्यादा इस मामले में अड़ गए कि नहीं जाऊंगा तो मैं ज़रूर। उन्होंने नाव मांगी कि मुझे नाव दीजिए, मैं नाव क्रॉस करूंगा। पुलिस ने मना कर दिया, सर वी कैन नॉट प्रोवाइड इट। राहुल गांधी ने कहा मैं तैर के चला जाऊंगा। हालत खराब, क्या करें इसके आगे। अब जो अखबारों में छपा हुआ है मैं वो कह रहा हूँ आपको। मामला इतना बढ़ गया कि फिर ये मामला पहुंचा होम मिनिस्टर तक कि साहब ऑब्वियसली पंजाब सरकार है, वहाँ पे पंजाब पुलिस ने बताया होगा अपने सुपीरियर्स को। अब उनको लगा कि कौन समझा सकता है इनको। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की शायद सीधी बात होती नहीं होगी, तो बात तो अभी होम मिनिस्टर को बताओ कि लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पंजाब सीमा पर जाना, पाकिस्तान सीमा पर जाना चाह रहे हैं। खबरें जो छपी हैं वो ये कहती हैं कि फ़ोन गया होम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर ने कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को फ़ोन किया, साहब आप समझाओ राहुल गांधी जी को कि ये सुरक्षा की बात है और कोई इशू नहीं है। तो खबरों के मुताबिक फिर खड़गे जी ने राहुल जी को फ़ोन किया और उसके बाद जाकर के राहुल गांधी ने अपनी ये जिद छोड़ी। अब इसमें दो तीन बातें, इतनी जिद सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के कि मतलब आपको भरोसा ही नहीं था कि ये पुलिस वाले मुझे वाकई मेरी सुरक्षा की वजह से नहीं जाने दे रहे हैं। ऐसा क्यों? पुलिस को और क्या वजह हो सकती है, या पंजाब सरकार को क्या मिल जाएगा राहुल गांधी को नदी नहीं पार कराने से? कुछ और वो दौरे पर तो आए हुए हैं, वो 10 लोगों से और मिल लेते तो सरकार का क्या चला जाता, कोई वजह होगी। लेकिन राहुल गांधी ने वो वजह नहीं समझी, ये उस मामले में बात सामने आ रही है। और फिर होम मिनिस्टर का खड़गे जी को जो है वो फ़ोन करना। सर कुछ लगी बात आपको अटपटी सी है? नहीं, इसमें अटपटी मुझे इसलिए नहीं लगी कि राहुल गांधी का जो स्वभाव है। एक बार सॉरी सर, सुनवा दूं मैं प्लीज ये बातचीत। हाँ ये सुनवा दीजिए ना जो चल रहा था वहाँ पे। इंडियन टेरिटरी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैन नॉट गो बिकॉज़ पंजाब पुलिस कैन नॉट प्रोटेक्ट हिम। नो सर, पहले सुबह वोट रोकी उन्होंने। आप कह रहे हो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंडिया की टेरिटरी में क्योंकि आप लोग इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, वही कह रहे हो। आदित्य जी साहब का एक ही गल है, नहीं we'll just go there on the shore. इस कारण की वजह से मैं राहुल जी को जाने नहीं दे सकता। बस तो हम फिर ठीक है, फिर हम अपना डिसीजन ले लेते हैं। नहीं देंगे तो फिर हमें जाना पड़ेगा। आप दे दो, नहीं आप दे दो, लिख के दे दो। वहाँ जाने की क्या प्रॉब्लम? नहीं चलो ठीक है, लिख के दे दो। वो लोग वहाँ से आ सकते हैं, आ सकते हैं, तो उनको तो ले आओ। जिद क्यों सर? नहीं जिद नहीं, देखिए अब वो गए, मिलना चाहते थे उनको, उन्होंने ये भी कहा कि उनको उन्हीं लोगों को वहाँ से ले आओ अगर ला सकते हो तो। देखिए दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक तो स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी होते हैं वो अपने विवेक से फैसला लेते हैं कि भाई कहाँ तक जाने देना, कहाँ तक नहीं जाने देना। दूसरा उच्च स्तर से भी ये आदेश होता है कि भाई इनको इसके आगे से मत जाने देना। अक्सर आप देखते हैं दंगाग्रस्त इलाकों में नेता लोग जाना चाहते हैं तो रोक दिया जाता है, गाजियाबाद पर रोक दिया जाता है अगर संभल कोई जा रहा है, तो ये सामान्य प्रैक्टिस है। बाढ़ पीड़ित इलाका है, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राहुल गांधी वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तक आखिरी छोर तक गए, लेकिन जब उनको नहीं जाने दिया जा रहा तो उनको लग रहा होगा कि ये सरकार की तरफ से रोका जा रहा है, अधिकारी अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। और ये होता है कि अक्सर इस तरह की नोकझोंक हम देखते हैं तमाम सारे मामलों में, लेकिन व्यवस्थाएं हो भी सकती हैं। हालांकि वो सेंसिटिव क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ शेलिंग वेलिंग भी अक्सर कई बार हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र है, तो वो भी एक कारण है। लेकिन जैसे राहुल गांधी आपको याद होगा मणिपुर गए थे, तो मणिपुर में पहले था कि इम्फाल के आगे नहीं जाने दिया जाएगा, फिर वो चूरा चांदपुर तक गए थे। होम मिनिस्ट्री ने फिर
बात की और पूरी व्यवस्था हुई और कुछ उनका रूट बदला गया, सारी चीज़ें हुई और भेजा गया। तो ये निर्भर करता है, सरकार सारी स्थितियों का समीक्षा करके कहाँ तक भेजा जा सकता है। और यहाँ मुझे एक महत्वपूर्ण बात है, जो अक्सर माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की चलती है, लेकिन यहाँ ये साबित हो गया कि खड़गे साहब की चलती है। राहुल गांधी उनकी बात मान गए और लौट आए, तो इसका मतलब खड़गे साहब जिद तोड़वा दी सर, जिद तोड़वा दी, तो इसका मतलब खड़गे साहब की का प्रभाव पार्टी पर है। अध्यक्ष अब खड़गे साहब ने कैसे मनाया ये नहीं हम जानते, कैसे मनाया तो किस टोन में मनाया ये भी नहीं जानते, खबर में नहीं लिखा है। लेकिन सर ये कोई दंगा प्रभावित क्षेत्र नहीं था, कोई मणिपुर जैसे हालात नहीं थे, यहाँ पर बाढ़ ग्रस्त इलाका है। इतना कोई कह दे पुलिस वाला साहब पाकिस्तान की सीमा लगती है, सेंसिटिव एरिया, नहीं जाने दे सकते, इस पर अड़ जाना। जेड प्लस सिक्योरिटी के लोग जो होते हैं, प्रोटेक्टिव जो होते हैं, सिक्योरिटी प्रोटेक्टिव, उनको बहुत सीरियसली बिहेव करना चाहिए। ये सीरियस इशू है, मतलब ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। और मान लीजिए वहाँ चले जाते तो कोई क्रांति हो जाती। एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं हो रहा ना कि भाई रोक कर किसी को क्या मिल जाता, कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा। वहाँ पर लोकल सरकार पंजाब गवर्नमेंट की है, सिक्योरिटी वहाँ पर है। और अभी तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बिहेवियर एक सिक्योरिटी प्रोटेक्टिव के लिए ठीक नहीं है। अभी पिछले दिनों आई कि वो 117 बार, कितनी बार, 113 बार उन्होंने उसको सीआरपीएफ ने बताया कि इन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा। और भारत होम मिनिस्टर ने कहा कि हमें चिंता है। इसे भी आप इमेच्योर बिहेवियर कहेंगे? कह रहा हूँ ये होना नहीं चाहिए। अब उसको शब्द क्या आप देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। और इसमें खड़गे साहब तक बात जाने की, जब होम मिनिस्टर ने भी कह दी, होम मिनिस्टर को कहने के बाद भी, या मैं तो समझता हूँ जो सिक्योरिटी के जो भी ऑफिसर्स होते हैं नॉर्मल, और मैंने बहुत बार देखा क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी प्रोटेक्टिव के साथ भी बहुत बार ट्रैवल करते हैं, तो कह देते हैं कई बार कि सर अब यहाँ से नहीं जाना है आपको, तो नहीं जाते हैं आमतौर पर। और कई बार ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स की वजह से नहीं जाने दे रहे, तो वो अलग इशू। यहाँ तो कोई मुझे ऐसा इशू नहीं लग ही नहीं रहा था जिस पर किया और फिर मामला जो है। और उनको बार बार मैं कहता हूँ कि गांधी फैमिली के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और वो थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। त्रिपाठी जी कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? पॉलिटिक्स को अलग छोड़ दिए। पूरी बात विजय जी ने कही दी, लेकिन बस इसमें मुझे एक ही लाइन है जो बार बार परेशान कर रही है कि नेता प्रतिपक्ष कहे कि ऐसा है कि मैं तैर के चला जाऊंगा। अब हालांकि वो तैर के जा पाते कि न जा पाते, कोई भी नदी पार कर जाएंगे राहुल गांधी, मुझे लगता नहीं है। लेकिन क्या ये अतिरेकी बयान नेता प्रतिपक्ष को देना चाहिए? सवाल यहां ये पूरी जो बातचीत हो सब आप निकाल दीजिए। ठीक है, हमारी इच्छा थी, हम जाना चाहते हैं, हमने पुलिस से कहा, एसएसपी ने या पुलिस का जो भी अधिकारी था उसने कहा कि सर ये मुश्किलें हैं, फिर भी हमने कहा कि हमको जाना है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो समझाते हैं कि ये इश्यू है और कभी ऐसा नहीं होता है, हम ये तो राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता हैं देश के, सामान्य अगर प्रतिनिधि मंडल विपक्षी पार्टियों का जाता है जिनमें सिर्फ सांसद हों या विधायक हों, तो भी जो अधिकारी होते हैं वो हाथ जोड़ के ही सारी बात बता रहे होते हैं। मैंने कम से कम 10 ऐसे उदाहरण देखे बंगाल के पिछली बार के और सुनते हैं, वो उनको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाता है कि भाई ठीक है, हमें अपना राजनीतिक विरोध करना था, हमने कर लिया, मैसेजिंग हो गई, मीडिया में चला गया, अब हम लौट जाते हैं। लेकिन अगर कोई नेता प्रतिपक्ष कहे कि हम नदी में कूद के चले जाएंगे, अब उसके बाद शब्द तो मुझे नहीं समझ में आता है। मैं बस यही कहूंगा कि ईश्वर राहुल जी को उनके मन का करने की कभी तो अवस्था दे, कब तक ऐसे रहेंगे? ठीक है, इस तरह से एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, बिल्कुल ऐसा ही पंजाब का ही मामला था। प्रधानमंत्री जी गए थे, बठिंडा की रैली थी, चुनाव से विधानसभा पहले, मौसम खराब हुआ, हेलीकॉप्टर की अनुमति नहीं मिल रही थी, उन्होंने कहा मैं रोड से जाऊंगा। डीजीपी ने कहा कि साहब रोड से अभी एएसएल वगैरह नहीं हुई है, खतरा होगा, लेकिन वो गए और फिर रास्ते से लौट के आए जब वहाँ भीड़ आ गई थी वहाँ पर। और उसके बाद उन्होंने जब बयान दिया था कि मुख्यमंत्री जी कह देना मैं सफल जीवित वापस आ गया, गए थे वो रोड से, जबकि मना किया गया था कि रोड से मत जाइए। तो कई बार इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। समीर जी कुछ ऐड करेंगे इसमें? देखिए, लगता है राहुल गांधी के साथ, जब राहुल गांधी वहां पर थे तो उस समय तो राहुल गांधी के सीनियर लीडर साथ में थे। वहां पर भूपेश बघेल थे जो पंजाब के प्रभारी है, उनके राजा वड़िंग जो प्रदेश अध्यक्ष सांसद वो साथ में थे, प्रताप राव बाजवा जो विपक्ष के नेता है वहां पर वो साथ में थे, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी साथ में थे, कई सांसद थे। क्या उन्होंने राहुल गांधी को रोकने की उनकी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि वो राहुल गांधी को समझाते। राहुल गांधी से जा रहा तो पंजाब को वो जानते हैं, वहां के चरणजीत चन्नी जानते हैं, प्रताप बाजवा जानते हैं, वहां पर राजा वड़िंग जानते हैं। उनको बोलना चाहिए था राहुल गांधी को कि सर ये ठीक बोल रहे हैं, वो रिस्की एरिया, वहां मत जाइए, आप यहाँ से वापिस चलते हैं। वो राहुल गांधी का साथ दे रहे कि नहीं हमारे नेता को वहां पर जाने दीजिए, विपक्ष के नेता को जाने का अधिकार क्या नहीं है। तो उन्हें भी उतनी चिंता होना चाहिए थी। अगर पुलिस से चिंता कर रही है तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने पंजाब को ज्यादा बेहतर समझते हैं राहुल गांधी से, भूपेश बघेल से। तो वहां के स्थानीय सांसद और
कांग्रेस राहुल के गांधी नेताओं के इस को- बिहेवियर पर आपको क्या कहना है? नहीं, मुझे लगता है एक्सट्रीम कि ये- बिहेवियर था ये। मतलब मैच्योर बिहेवियर तो नहीं था। अगर आप ये कहो कि मैं तैर के चला जाऊंगा तब अड़ गए मुझे जाना है, भाई आप एक दो बार कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूं, लेकिन जब आपको जब वहां के अधिकारी बता रहे हैं कि वहां रिस्क है, आपको नहीं भेजा सकता, तो आप लौट आते। आप ये कहते हैं कि मैं तैर के जाऊंगा, आप धक्का मुक्की करने की स्टेज पे जाने की स्थिति की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक नहीं मुझे लगता है। राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए। अब एक और नेता मंत्री, ब्लू बुक में कहा गया है कि सिक्योरिटी में ऑन स्पॉट ऑफिसर जो है ना वो फाइनल वर्ड है। ओके, जैसे हमारे यहाँ स्टूडियो में होता है कि प्रोड्यूसर जो पीसीआर में बैठा है उसका फाइनल वर्ड है, तो ब्रेक लेना है तो ब्रेक लो। लेना है तो लेकिन आप तो नहीं मानते। अरे आगे सर फिर ब्रेक का समय हो जाएगी। आगे इसी से जुड़ी खबर है, मतलब ऐसे ही मामला सा है। केंद्र के मंत्री बीजेपी के नेता सुकांत मजूमदार प्राइम मिनिस्टर पश्चिम बंगाल गए हुए थे, तो ये भी थे वहां पर। अब एयरपोर्ट पर जब मोदी जी वापस जाने के लिए आए तो ये भी पीछे पीछे आए। अब इनका कहना यह है कि इन्होंने मतलब जो प्रोटोकॉल होता है वो इनको नहीं दिया गया, वो सम्मान इनको नहीं दिया गया। एयरपोर्ट पर बैरिकेड लगाकर इनको रोक दिया गया कि आप आगे नहीं जाएंगे यहां से। तभी उसी जब ये खड़े हुए जब इनको रोका, उसी वक्त बंगाल सरकार की एक मंत्री वो आई वहां पर और उनको वीवीआईपी गेट तक जाने की इजाजत दे दी गई। इस पर सुकांत मजूमदार ने नाराज होकर लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है और उन्हें बताया कि कल जब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को छोड़ने एयरपोर्ट जा रहे थे तो उन्हें बंगाल पुलिस ने नहीं जाने दिया और बंगाल सरकार की मंत्री सुजीत बोस को पुलिस वालों ने रोका नहीं, उनको आगे जाने दिया वीवीआईपी गेट तक। और ये एक सांसद का विशेषाधिकार का घोर उल्लंघन है। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। আমার জন্য গাড়ি বাইরে রাখার হয় তাহলে রাজ্যের মন্ত্রীর জন্য গাড়ি বাইরে রাখা হয়। যদি মুখ্যমন্ত্রী আসতেন তাহলে না আমি ভাবতাম যে হ্যাঁ মুখ্যমন্ত্রী স্বাভাবিকভাবে তিনি আমাদের অনেক উপরে অবস্থান করেন, হায়ারার্কি অনুসারে তার গাড়ি আলাদাভাবে ঢুকতেই পারে, কিন্তু রাজ্যের একজন মন্ত্রীর গাড়ি যদি এখানে ঢুকতে পারে কেন্দ্রেরও যে কোনো মন্ত্রীর গাড়ি এখানে ঢুকতে দিতে হবে। যদি দিয়ে না থাকেন আপনি প্রিভিলেজকে ব্রিচ করেছেন। যে অফিসার আছে তাকে আপনাদের মাধ্যমে আমি বলে দিচ্ছি, পারলে কোর্টে যান, যেখানে যান আমি দাগ করাবো, দিল্লিতে गए कान धरे उठबोस करा। अब यहां कम से कम सुकांत मजूमदार मान तो गए। उनको ज्यादा बुरा ये लगा कि मुझे रोक रहे हैं और वो बंगाल सरकार की मंत्री आई और उनको जाने दिया गया। मैं भी तो केंद्र में मिनिस्टर हूं। उनको ज्यादा बुरा यही लगा था। हाँ। कि वो प्रोटोकॉल में और वो जो वहां पर वो पुलिस के मतलब ऐसे कोई बहुत सीनियर रैंक के ऑफिसर भी नहीं थे, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ही थे शायद, उन्होंने रोक दिया उनको। कह रहे इन्होंने वहां सीन क्रिएट नहीं किया, लेकिन ये बयान तो इन्होंने दिए। त्रिपाठी जी कुछ है राहुल गांधी जैसा मामला? नहीं वैसा तो बिल्कुल नहीं। ये देखिए राजनीतिक इज्जत वाला मसला है और ठीक बात है भाई, केंद्रीय मंत्री हैं आप और आपको विशेष जो अधिकार मिले हुए हैं और है कई सांसदों को ये अधिकार है कि आप के साथ प्रोटोकॉल में तो ये होता ही नाम होगा मतलब कि नहीं होता है, लेकिन अगर आपको नहीं जाने दिया चलो तब भी ठीक था, रुक गए आप चुपचाप। लेकिन पता चला वहां के मंत्री जी निकल गए तो समर्थक तो कहेंगे भैया तुम्हारी क्या हैसियत पुलिस वाला तो वहां के मंत्री को पहचानता है ना। नहीं लेकिन केंद्रीय मंत्री हैं तो प्रोटोकॉल है ना। ये भी वहीं के हैं, बंगाल के तो बंगाली हैं। अब वही नाराजगी है उनकी। एक और आपको बताता हूं बयान राजनीति में आजकल जो खूब छाया हुआ है। बीजेपी में उनको अध्यक्ष भी नहीं मान रहे लोग, बहुत मतलब नहीं, अब थोड़ी अध्यक्ष है। नहीं अध्यक्ष तो हैं, पार्टी में बहुत सारे लोग नहीं मान रहे। नहीं ये अध्यक्ष नहीं है बीजेपी के, बदल गए ना। सुकांत मजूमदार अभी बदला। अब तो वो नए आ गए, जब थे तब भी नहीं माना। तब भी नहीं। महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक चेतावनी दी है। चेतावनी दी है नेपाल वाली कि नेपाल में देख लो देवा भाव क्या हो रहा है। किसानों के मुद्दे पर बोल रहे थे शरद पवार और उन्होंने कहा कि देवा भाव मतलब देवेंद्र फडणवीस, देश के आसपास देखिए क्या हो रहा है। नेपाल में सरकार चली गई, राज करने वाले चले गए, इससे मुख्यमंत्री को सीखना चाहिए। शरद पवार की इस बात पर काफ़ी कंट्रोवर्सी है और ये बात वो कह रहे थे किसान जन आक्रोश रैली के दौरान, और वो ये कह रहे थे कि इतने आत्महत्याएं कर रहे हैं किसान, सरकार क्या कर रही है इस पर? सांगू इच्छितो देवा भावना माझी विनंती आहे, आजूबाजूला बघा हिंदुस्थानच्या काय घडतंय ते। नेपाळमध्ये गेल्या 8 दिवसात काय घडले, राज्यकर्ते गेले, एक भगिनी आली तिच्या हातात राज्य दिले गेले, आणखीन काय झालं मी त्याच्या खोलात जाऊ इच्छित नाही। अच्छा ये मतलब क्योंकि देवेंद्र फडणवीस सरकार तो अभी बनी है, अब इतनी बहुमत की सरकार है, उनको नेपाल जैसी चेतावनी देना तो ये कुछ समझ में नहीं आया। देखिए शरद पवार ये पहली बार नहीं कि इस तरह की चेतावनी दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि जिस तरीके से मराठा आरक्षण को दिया है और ओबीसी को जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया है, उनका ये कहना था,
तो उनका कहना था कि भाई अभी महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी भी इस तरह के सड़कों पर उतरेंगे और अपना जो अधिकार लेकर मराठा समाज को दिया जा रहा है उसके खिलाफ आंदोलन हो सकता है। तो अब तो शरद पवार जानते हैं कि राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है नहीं महाराष्ट्र की राजनीति में, तो कैसे देवेंद्र फडणवीस की सरकार को जो इतना बेहतर काम कर रही है कैसे अपदस्थ किया जाए। अब उनके भतीजे भी पार्टी लेकर चले गए, उनके भतीजे वहाँ उप मुख्यमंत्री बन गए, तो अब शरद पवार को लग रहा है कि भाई इसके आड़ में अब किसानों की आक्रोश रैली में मैं देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देता हूं या बताने की कोशिश करता हूं कि भाई किसान लगातार विदर्भ में आत्महत्या कर रहे हैं, तो किसान भी सड़कों पर उतरेंगे और अब ओबीसी भी सड़कों पर उतरने वाले हैं। इन्हीं की पार्टी के एक बड़े ओबीसी नेता पूरे प्रदेश के अंदर ओबीसी को इकट्ठा कर रहे हैं और अगले 15 तारीख को अगले 20 तारीख को वहां पर महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी की रैली होने वाली है। धनगर समाज को इकट्ठा किया जा रहा है कि भाई मराठा को आरक्षण दिया गया है। तो अब ये विपक्ष की भूमिका एक आक्रोश पैदा करें निश्चित रूप से सरकार कोशिश की जा रही है। देश के लोगों को जानना चाहिए, इस देश में आज तक सबसे लंबे समय तक यानी पूरे 10 साल कोई कृषि मंत्री रहा है तो वो है श्रीमान शरद पवार, और इनके कृषि मंत्री किसानों की आत्महत्या सर्वाधिक थी, ये जानना बहुत जरूरी है। और जब आप बार बार ये कहते हैं तो अभी विजय जी भी कह रहे थे कि टाइम मशीन में थोड़ा पीछे चल रहा मामला, अब कहाँ चाणक्य नहीं है, गलत बोल दिया मैंने सर। तथ्य कितने जिले की पार्टी है? मुझे लगा मोदी जी जिसको गुरु मानते हैं वो चाणक्य तो हो सकता कहलाया जा सकता है। नहीं, मोदी जी सम्मान दें अच्छी बात है, लेकिन कई बार तो मतलब गुरु ठीक है। आगे सर खबर मैं आप दोनों की राय चाहूंगा, इंपॉर्टेंट खबर है। आज भारत में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है ट्रेड डील पर बात करने के लिए, और लेकिन 5 दौर की जो औपचारिक बातचीत हुई इसको छठा दौर माना नहीं जा रहा उस बातचीत का। ये बेसिकली अगले राउंड ऑफ टॉक्स के लिए एक माहौल बनाने के लिए वो लोग आए। तो 2 लोग वहां से हैं, 2 लोग हमारे लोग मिलेंगे और वो बात करेंगे। हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक स्पेशल सेक्रेटरी हैं वो हैं, और उनकी तरफ से उनके प्रतिनिधि मंडल के सीनियर मेंबर हैं वो आए हुए हैं। अब ये किस माहौल में हुआ? जब ट्रंप ने खुद ये कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ट्रेड डील होगी, मोदी को दोस्त बताया, भारत को महान देश बताया और कहा कि हमारी बातचीत हो रही है। मोदी जी ने 2 बार रेसिप्रोकेट किया ट्रंप की बात को, तो अब एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, तो क्या ट्रेड डील इस साल के अंत तक हो जाएगी? कल भी हमने चर्चा की थी कि जो सर्जियो गोर हैं भारत में जो राजदूत बनेंगे, वो उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत भी इस साल आ भी सकते हैं क्वाड समिट के लिए, तो ये तो हुई पॉजिटिव डेवलपमेंट। लेकिन दूसरी तरफ जिसको उन्होंने छोड़ा हुआ है भारत के खिलाफ बोलने के लिए, वो पीटर नवारो, वो इनका ट्रेड डील का वो ट्रेड एडवाइजर है। अब वो कुछ भी बोलते हैं। एक बार उन्होंने पिशाच कह दिया था, ये ब्रिक्स वाले तो पिशाच हैं। अब उन्होंने भारत को डाकू कहा है। ये डाकू हैं। डाकू क्यों है? क्योंकि ये हमसे बिजनेस करते हैं तो हमसे पैसा कमाते हैं, फिर उस पैसे से रूस का तेल खरीदते हैं, फिर वो पैसा जाता है पुतिन के पास, पुतिन हथियार खरीदता है, वो यूक्रेनियों को मारता है, फिर यूक्रेन को बचाने के लिए हमको पैसा देना पड़ता है यूक्रेन को। तो बेसिकली हमें लूट रहा है भारत, ये उनका आर्ग्यूमेंट था। तो ट्रंप तो करे ट्रेड डील और उनका एडवाइजर बताया हमको डाकू। ये कैसा दोहरा रवैया है सर? पूरे दोहरा रवैया है भाई। अगर भारत को आप डाकू कह रहे हैं तो दुनिया के कौन सा ऐसा देश है जहां आपकी अमेरिका ने सेनाएं नहीं भेजी अपनी? ग्रेनाडा में तो, चिली में तो, अफगानिस्तान में तो, कहाँ कौन सी ऐसी जगह है बताइए? इराक को आपने जो बर्बाद कर दिया खाली ये कहने पर कि वहाँ जो है केमिकल हथियार हैं जो एक नहीं मिला है। लीबिया को आप देख लीजिए, सीरिया को देख लीजिए, और गाजा में क्या हो रहा है उसके पीछे आप खड़े हुए हैं। और भारत को डाकू बता रहे हैं जिसने जो है कभी किसी दूसरे देश की 1 इंच जमीन अपने पास नहीं रखी और ना किसी। रही बात ट्रेड डील की, तो ट्रेड डील से भाई व्यापार होता है तो दोनों को फायदा होता है। आप दुकान से सामान लेते हैं तो आपको सामान मिलता है, दुकानदार को मुनाफा मिलता है। सर ब्रेक का समय हो गया, लेकिन आपके लिए ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मैटर करती हैं ज्यादा या ये बयान इसके नेगेटिव? ट्रेड डील और डिप्लोमेसी में ये बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लग रहा है पॉजिटिव साइड में हम चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, अमेरिका के साथ डील हो जाएगी, ब्रेंडन लिंच के साथ जो बातचीत होगी कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ, तो अब ट्रेड पर आगे बढ़ जाएंगे। सर ये अच्छी बात है।